बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लास्ट सेशन होगा 861 से ऑलमोस्ट 906 तक। हम बस आज फिनिश करेंगे फाइल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30-year-old मेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ 2-week हिस्ट्री ऑफ अ पेनलेस पेनाइल अल्सर। नाउ जस्ट टू रिकॉल, पेनलेस पेनाइल अल्सर्स में हम टॉप का किसका डिफरेंशियल रखते थे? हम सिफिलिस का रखते थे, जो कि शैंकर उसके प्राइमरी सिफिलिस का एक मैनिफेस्टेशन होता था। लैब रिपोर्ट्स के उसका जो VDRL है वो रिएक्टिव है एट अ डाइल्यूशन ऑफ 1:4, मतलब VDRL पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अच्छा, VDRL पॉजिटिव आने का मतलब है कि उसका जो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट था वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, VDRL जो कि नॉन स्पेसिफिक टेस्ट था, जो कि ट्रीटमेंट के बाद नेगेटिव हो जाता है। A patient told you that the patient told you कि recently diagnosed and treated for hepatitis A था, तो which of the following is the most appropriate next step? ठीक है, अच्छा, अब वो क्यों इस तरह जिक्र कर रहा है कि मुझे प्रीवियसली हेपेटाइटिस ए हुआ था? इससे उसका क्या ताल्लुक है? अब देखिए, हम लोगों ने कहा था कि बायोलॉजिकल फॉल्स पॉजिटिव्स में इट इज़ वन ऑफ द कॉजेज़ कि हेपेटाइटिस हो, वायरल इलनेस हो, मलेरिया हो, प्रेगनेंसी हो, तो दे कैन रिजल्ट इन फॉल्स पॉजिटिव VDRL रिजल्ट्स। ठीक है, तो इसलिए वो एक स्पेशल जिक्र आ रहा है। तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप वुड बी कि आप, चलो ठीक है, आपको सिफिलिस का डाउट है ना, तो आप सिफिलिस का क्योंकि कर लो टेस्ट कॉन्फर्मेटरी वाला। तो सिफिलिस के स्पेसिफिक टेस्ट में सीरोलॉजिकल में क्या आता था? TPH आता था, फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट आता था, FTABS जो है। ठीक है, तो कहते हैं सिंपल आप ये कि आपको कॉन्फर्मेटरी से कर लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर ट्रूली सिफिलिस है तो ये पॉजिटिव होंगे, इन्होंने फॉल्स पॉजिटिव थोड़ी आना है। ठीक है, ओके, 9-year-old boy था presented with complaint of painful axillary lymphadenopathy. Boy also has a small inflamed lesion on his right forearm. और लग रहा है कि बच्चे को ना स्क्रैच हुआ था, स्क्रैच होने के बाद उसका वो बड़ी पेनफुल एक्सिलरी लिम्फेडेनोपैथी हो गई है। सिल्वर इम्प्रेगनेशन जब हमने स्टेनिंग की थी, जिसको हमने एक और MCQ में वॉर्थन स्टारी सिल्वर स्टेन करके भी कहा था, और फ्लूइड एस्पिरेट फ्रॉम द लिम्फ नोड रिवील्ड प्लियोमॉर्फिक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो कहते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो वो कौन सा था कि जो कैट स्क्रैच के बाद पेनफुल लिम्फेडेनोपैथी कराता था, वॉर्थन स्टारी सिल्वर स्टेनिंग उसमें पॉजिटिव होती थी। तो ये वाला था हमारा कैट स्क्रैच डिजीज का पैथोजन बार्टोनेला हेंसली। और अगर कैट बाइट हो तो हम बात करते थे पास्चुरेला मल्टोसिडा की। Okay, which of the following organisms is transmitted by the bite of a hard ixodes tick where circulating leukocytes are infected? और उन leukocytes में आपको इंक्लूजन बॉडियाँ नजर आती हैं which are moruli। और moruli वो क्या है? इसी ऑर्गेनिज्म के क्लस्टर गुच्छे बने हुए फॉर्म्स एंड विच कैन बी ट्रीटेड विद टेट्रासाइक्लिन एंड रिफैम्पिसिन। चलिए ठीक है, अगर किसी को नहीं पता कि इसकी टेट्रासाइक्लिन रिफैम्पिसिन होती है। वैसे नॉन माइक्रो के लिए अगर मैं एक बड़ी रफ सी हिंट बताऊं जो ऑलमोस्ट ऑलवेज एप्लीकेबल हो ही जाती है, अगर बड़ा वो एटिपिकल ऑर्गेनिज्म है जैसे टिक शेक वालों का, तो टी से जनरली ना ये सारी बीमारियां टेट्रासाइक्लिन से ट्रीट हो ही जाएंगी। टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये जो एटिपिकल सी बीमारियां नहीं है जो हमने कभी भी नहीं देखी अपनी ट्रेनिंग में, तो वो डॉक्सी टेट्रा टाइप उसका कोई आंसर होगा, जनरल रफ देसी बंदा टाइप रूल। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये कौन के सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स में इन्फेक्ट होते हैं, और उन ल्यूकोसाइट्स के अंदर आपको इस तरह के मोरूले नजर आते हैं जो कि गुच्छे ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो ये आपको किस में नजर आता है? अर्लिकिया में। ठीक है, अब ये पक्का याद रखना है। आपको याद है हम लोगों ने एक प्रीवियसली भी टेबल किया था जिसमें हम कहते थे कि अर्लिकिया और एनाप्लाज्मा ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर क्यों? क्योंकि जाके छुप के ल्यूकोसाइट्स में आपके बैठ जाते हैं और क्लस्टर के क्लस्टर बना देते हैं। ठीक है, ओके, हल्का सा जरा एक मिनी रिविजन कर लेते हैं कि कौन से कीड़े से हमने किसका ट्रांसमिट होने की बात की थी। अच्छा, जनरल रूल याद रखें, मैंने जिस तरह ये टेबल याद किया था कि सब कुछ टिक से सिवाय यर्सीनिया पेस्टिस, जो कि मैं एग्जाम में गलत करके आई थी, मैंने उसका टिक कर दिया था जबकि रैट फ्ली था, और उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे कि रैट लाइस, रैट टिक, रैट फ्ली क्या, तो उसमें रैट फ्ली करना था। तो मैं तो क्योंकि गलत ये करके आई थी तो मुझे उसकी ये बात याद रहती है। और ठीक है, इसको छोड़ दें। देखें, जो जुओं की बीमारी होती है, जुएँ बार बार पड़ जाती हैं ना, तो रिकरेंट होती हैं जुएँ, तो बुरेलिया रिकरेंटिस लाइस वाला है, जबकि बर्डरफेराई जो था हमारा लाइम डिजीज़ वाला, वो टिक वाला ही है। ठीक है, अच्छा, फिर देखें जो जुएँ बार बार हो जाती हैं तो उन जुओं में बहुत ज़्यादा पावर है ना बार बार होने की, तो पावर से कर लेंगे प्रोवाजेकी। ठीक है, तो पावर वाला, रिकरेंट वाला और पेस्टिस वाला, ये 3 मुख्तलिफ हैं, बाकी सारे टिक हैं अंधाधुंध। ठीक है, तो ये जो ऊपर कह रहा था कि एक्सोडीज टिक से कौन सा हो रहा है, तो वो तो टिक वाले ऑलमोस्ट सारे ही हैं। कॉक्सेला बर्नेटी तो क्यू फीवर था, उसका तो टिक से ताल्लुक ही नहीं था। क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस का बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। और चलो रिकेट्सिया चलो फिर मैं सोच लेती, लेकिन
जो रिकेट्सिया थी वो तो डर्माकेंटर वाली टिक से होती थी, जो कि जो अर्लिकिया है जो कि पैथोजन इन क्वेश्चन है वो आइक्सोटीज से भी होता है और डर्माकेंटर से भी होता है। इधर उसने आइक्सोटीज को कहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो आइक्सोटीज और डर्माकेंटर वाली बातें हैं ये सिर्फ माइक्रो वालों की आती हों, नॉन माइक्रो वालों को बस इस हद तक पता हो कि टिक से कौन तो फ्ली से कौन तो लाइस से कौन, ठीक है। और इस तरह के आपको इंट्रासेलुलर मोरूलाज नजर आएंगे, ठीक है, इन द एनाप्लाज्मेटिशी फैमिली जिसमें अर्लिकिया और एनाप्लाज्मा मेंबर्स हैं, ठीक है। विद इन द फेगोसोम दे डेवलप इनटू मोरूला जो कि मलबरी लाइक बॉडीज होंगी और वो फिर रप्चर होंगी, फिर बेबी लिख लेंगे अर्लिकियाज और वो फिर इधर उधर ट्रांसफर होते जाएंगे फ्रॉम सेल टू सेल। Acute gastroenteritis with which of the following agents is not treated with antibiotics? किसमें एंटीबायोटिकें नहीं देनी? अब देखें, सैल्मोनेला में भी हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देते हैं, कॉलरी में बिल्कुल हम देते हैं, कॉलरा की जो बीमारी हो जाए, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल में भी इवन हम देते हैं। अच्छा, लोग ये पता नहीं क्यों गलत कर देते हैं कि नॉट ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक डिफिसाइल, कि नहीं ये तो दवाइयों से हो रहा था तो इसको ट्रीटमेंट थोड़ी दवाइयाँ हम देंगे। नहीं नहीं, इवन इसकी ट्रीटमेंट में भी दवाइयाँ हैं। जैसे देखें, हम जो इसकी ट्रीटमेंट में एज वैंकोमाइसिन जब दे रहे होते हैं तो वैंकोमाइसिन एंटीबायोटिक ही है ना, तो इसको करते हैं। जबकि जो एस्क्रीचिया कोलाई O157 वाला था, ई हैक वाला, तो उसमें स्पेशल हम कहते थे कि गिविंग एंटीबायोटिक्स टू पेशेंट विद O157 वाले इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल, कि जब वो बैक्टीरिया मरेगा तो उससे मरते मरते उसके और टॉक्सिन्स निकालने से हस का रिस्क और ज़्यादा हो जाएगा हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम का, तो इसमें एंटीबायोटिकें नहीं देनी, लेट इट सेटल, ठीक है। तो ये एक बड़ी इसकी एक पॉपुलर बात है कि O157 को एंटीबायोटिकों से नहीं ठीक करने की कोशिश करनी, स्पेशली सिप्रोक्सिन नहीं देनी, ठीक है, वो वर्सन द डिजीज करेगी। A 63-year-old patient being treated with broad spectrum antimicrobials develops endoscopically observed, अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल्स ले रहा था, उसको अब माइक्रो एब्सेसिस और डायरिया हो गया, तो दवाइयों के बाद उसके गट के मसले स्टार्ट होना, और वो भी वाटरी डायरिया स्पेशली, तो ये कौन होता है? क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल की बात हो रही है ये, कि माइक्रो एब्सेसिस बन गए जब उसकी एंडोस्कोपी की है तो डायरिया उसको हो रहे हैं। तो जो कि किसके में हम बोलते थे कि सूडो मेम्ब्रेन बनना, माइक्रो एब्सेसिस बनना आफ्टर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल्स, C. diff में बोलते थे, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल में, और इसकी दवाई हम क्या देते थे? वैंकोमाइसिन देते थे, ठीक है। A 60-year-old female on peritoneal dialysis developed fever and tenderness अपने peritoneal catheter के इर्द गिर्द। peritoneal catheter जो कि एक फॉरेन चीज़ थी, ठीक है, एक इनड्वेलिंग मेडिकल डिवाइस थी, तो हर ब्लड कल्चर के रिवील किया कि उसमें ग्राम पॉजिटिव कोक आए थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म? तो वो कौन था जो कि हम सारी सेंट्रल लाइन, पेरिटोनियल कैथेटर, पिक लाइंस, इनमें हम लाइनों में किसको बिठाते थे? हम इवन शंट में हम किसको टॉप को इस तरह की नकली चीज़ों में बिठाते थे डिवाइसेस में? हम एपिडर्माइडिस की बार बार बात करते थे, क्योंकि ये बायोफिल्म में बनाएगा अपने ग्लाइकोकैलिक्स से, वहाँ पे ज़्यादा सारा ज़बरदस्त किस्म का चिपक जाएगा, तो अगेन एंड अगेन किसी नकली चीज़ की वो जिक्र करेगा, लाइक कैथेटर्स वगैरह, लाइनें शाइनें, और उसमें वो एपिडर्माइडिस को बिठाएगा बार बार, ठीक है। ओके, तो यही कि फिर ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई कौन थे? वही जो बायोफिल्म बनाने वाला पॉपुलर हमारा बंदा था, जो स्किन का नॉर्मल फ्लोरा था, एपिडर्माइडिस। इसमें नहीं भूलनी प्लीज़ कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ये बहुत, कोई भी इनड्वेलिंग मेडिकल डिवाइस, कोई भी नकली जॉइंट प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व, एनीथिंग नकली विल बी इन्फेक्टेड बाय एपिडर्माइडिस, ठीक है। अ 30-year-old मैन प्रेजेंटेड विद सडन इन्फ्लुएंजा लाइक उसको सिम्टम्स हो रहे हैं, स्लॉटर हाउस में वो काम करता है, और वो ये भी ऑब्जर्व किया गया कि उसके इतने ढेर सारे कोवर्कर्स को यही सिम्टम्स हो गए। ऑन चेस्ट एक्सरे अर्ली फीचर्स ऑफ निमोनिया वर ऑब्जर्व्ड, तो कहते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? अच्छा देखें, टीनिया के हरगिज़ या सिम्टम ना होते, ब्रुसेला के ना होते, उसके तो अंडुलेंट फीवर टाइप की बातें होती, रिकेट्सिया की ऐसी बातें ना होती, रिकेट्सिया अगर उसने कहना ही था वो एटलीस्ट रैश ही बता देता। तो ये कौन है जो बड़ा पॉपुलर है कि सडन इन्फ्लुएंजा लाइक, और जिसने स्लॉटर हाउस में काम करना भी बता दिया भेड़ बकरियों के साथ, तो ये कौन होगा? कॉक्सेला बर्नेटी होगा, ठीक है। और कॉक्सेला बर्नेटी के हम ज़रा थोड़े इंपॉर्टेंट MCQs भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये वैसे एक मज़े की बात कि कॉक्सेला बर्नेटी के क्यू फीवर इसलिए कहा जाता था कि क्यू से उनको पता ही कोई नहीं था कि ये क्या कॉज होता है डिजीज़ का, पता है शुरू में कुछ बिल्कुल अननोन टाइप डिजीज़ था, तो उन्होंने क्यू फीवर नाम दे दिया, फिर क्वेश्चन मार्क फीवर। और इसका ये भी मुझे एक बात पॉसिबली एक लगी थी, स्पेशली माइक्रो वालों के लिए, कि बहुत लो इन्फेक्शियस डोज है, सो मच हो कि एक ऑर्गेनिज्म भी आएगा तो वो दवाइयाँ मचा देगा, ठीक है। और हमने इसका ट्रांसमिशन क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि एरोसोल से, और वो एरोसोल किस तरह कि जब एमनियोटिक फ्लूइड से जब एरोसोल जनरेट होंगे, जब बेबी शीप पैदा होएगी, ठीक है, या बेबी गोट पैदा होगी, तो उस एरोसोल की इनहेलेशन से आपको मसले होंगे, आपको अर्ली निमोनिया टाइप बातें होंगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने एमनियोटिक फ्लूइड वाली बड़ी एक
उस टेबल में स्पेसिफिक बात कर दी थी, लेकिन ये भी पता हो कि ये जो जैसे स्लॉटर हाउस वाले बंदे को हो गया तो यूरिन, फीसीज, प्लेसेंटल टिश्यू एंड एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द एनिमल्स, यानी एनीथिंग जो कि निकला है उस एनिमल से, ठीक है, तो वो आपको कॉज करा सकता है। और ज़्यादा ये कौन कौन से एनिमल होंगे, शीप गोट वगैरह, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल फाइंडिंग में देखें, द मेन ऑर्गन इज द लंग्स, और वही टिपिकल जो उसने सेरेरिया में भी हमें बताया, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स, नमोनिया इंसूज इन अबाउट हाफ ऑफ द पेशेंट्स, और हेपेटाइटिस भी काफ़ी फ्रीक्वेंट है, ये बस माइक्रो वालों को पता हो, लेकिन नॉन माइक्रो वालों को क्यू फीवर का नमोनिया नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। और ये कि एरोसोल ट्रांसमिशन, और वो भी शीप गोट वगैरह के एमनियोटिक फ्लूइड से, एमनियोटिक फ्लूइड के जनरेट होने वाले एरोसोलों से। A 62-year-old female patient was readmitted with fever, chills following a cardiac surgery. ग्राम पॉजिटिव कोकस हो गया और 24 आवर्स के बाद आइसोलेट जो है ग्रुप डी एंटीजन पॉजिटिव है। यानी कौन होगा ये जो ग्रुप डी का मेंबर है और सिंपल आउटडोर पेशेंट थी बेचारी, और उसमें एंडोकार्डिटिस कॉज करा रहा है, उसकी सर्जरी हुई थी वीक बैक, तो ये कौन हो सकता है ग्रुप डी का, ऐसा कौन हो? अब ये बोविस तो ना होता ना, बोविस तो हम उसमें एंडोकार्डिटिस करवाते कि ओल्ड एज मेल होता विद कोलोरेक्टल कैंसर की हिस्ट्री होता, तो उस वाले में जो सिंपल इस तरह की आंटी के जिनका कोई इस तरह के स्पेसिफिक हमारे MCQ हाई यील्ड वाले पॉइंट्स वाली नहीं है उस बंदी की कोई भी ऐसी हिस्ट्री, तो इसमें एंटेरोकोकस बड़ा पॉपुलर हमारा बंदा बन रहा है इस डिफरेंशियल में। एंड वॉज रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन एंड वैंकोमाइसिन, यानी वो कह रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म एक VRE है, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट चॉइस फॉर दिस पेशेंट। तो अच्छा, सीधी बात यह है इनमें से कोई भी नहीं, और क्यों, तो लेकिन क्यों की बात ना सिर्फ माइक्रो वालों को ही पता हो कि VRE के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन होते क्या हैं, तो उनमें से इनका तो नाम कहीं पे भी नहीं है। आप देते हो डैप्टोमाइसिन प्लस अ सेल वॉल इनहिबिटिंग एजेंट लाइक एम्पिसिलिन या सेफ्टारोलिन, या आप दे देते हो लिनेजुलिड, तो इनमें से तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ये नन ऑफ द अबव बेस्ट ऑप्शन बन रहा है। फिर अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद राइट फुट वेजिकुलर स्वेलिंग विद हिस्ट्री ऑफ माइनर एब्रेशन ऑन द सेम फुट फ्यू डेज बैक, ठीक है, फ्यू डेज बैक उस बेचारे को चोट लगी थी शैलो वाटर नियर कोस्टल रीजन ऑफ कराची। कोस्टल रीजन का क्या मतलब है, कैसा पानी, सी वाटर वाला, सॉल्टी वाला। लीजन इवॉल्व इनटू वेजिकल्स एंड बुली, और फिर निक्रोटिक बन गया आफ्टर 18, मतलब इतनी तेज वो प्रोग्रेस की है। पेशेंट डेवलप्ड सिवियर सेप्सिस, मल्टी ऑर्गन फेलियर में बेचारा चला गया। तो ये कौन है कि जो सी वाटर के साथ हम सेलुलाइटिस की बड़ी पॉपुलर बात करते थे, अगेन एंड अगेन हम कहते थे विब्रियो वल्निफिकस वो है जो सॉल्टी वाटर, सी वाटर, कोस्टल रीजन वाला पानी, इस तरह की चीज़ें पसंद करता है। और फ्रेश वाटर के साथ सेलुलाइटिस कौन कराता था, वो हमने स्पेशल बात की थी एरोमोनास की, ठीक है। फिर 67-year-old डायबिटिक वुमन इज हॉस्पिटलाइज विद 3 days हिस्ट्री ऑफ फीवर, हेडेक, डायरिया, डिस्निया बेचारी को हो रहा है, कफ प्रोडक्टिव स्कैंड सा स्पूटम निकलता है, एक्सरे पे पैची मल्टी लोबार कंसोलिडेशन, अच्छा काफ़ी ओल्ड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज आंटी हैं, ठीक है, पैची मल्टी लोबार कंसोलिडेशन है, ग्राम स्टेन पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जब आपने कल्चर किया और वो भी बफर चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट टाइगर पे, क्योंकि आंटी की हिस्ट्री बड़ी सजेस्टिव थी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, हाँ, और डायरिया था आंटी को, मतलब देखें सोचे कि नमोनिया में डायरिया, तो ये बड़ा एक कोई एसोसिएशन बन रही है इसकी। फिर ग्राम स्टेन पे वो नहीं नज़र आ रहा, तो आप उसके लिए कर रहे हो बफर चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट टाइगर पे आपने लगा दिया ऐसे कि यार क्या बनता है, तो उस पर ये ग्रो करना शुरू हो गया। वट इज़ द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर दिस पेशेंट, तो ऑर्गेनिज्म कौन है कि एटिपिकल नमोनिया कॉज करा रहा है, ग्राम स्टेन पे नहीं नज़र आ रहा, और अगर इसमें आपको हिंट दूं कि ग्राम स्टेन पे तब हमें नज़र आ जाता अगर हम प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ काउंटर स्टेन देते, अगर हम सैफरनी थोड़ी और देर रहने देते, ठीक है, क्योंकि ये काउंटर स्टेन का वीक अपडेट करता है बेचारा ऑर्गेनिज्म, और बफर चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट पे अगर पे उगता है, ठीक है, तो ये कौन था, ये था लीजियोनेला, ठीक है। और लीजियोनेला का हम क्या सोर्स करते थे, जो हम एक पक्का एसोसिएशन बनाते थे कि ढेर सारे अंकल होंगे और अंकल गए होंगे किसी कॉन्फ्रेंस पे और वो सारे अंकल्स पर इकट्ठे उस कॉन्फ्रेंस पे बीमार हो गए होंगे, क्योंकि AC के जो पानी सोर्सेज होते हैं, एयर कंडीशनर के जो पानी सोर्सेज, वाटर कूलिंग टावर्स, उन सब पानियों में ये फलता फूलता है, ठीक है। तो यूजली ये बहुत आउटब्रेक्स कराता है, बट पीपल लाइक दिस जो कि इस तरह डायबिटिक ओल्ड वाले वो भी प्रीडिस्पोज होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो जैसे आउटब्रेक्स ऑफ नमोनिया इन हॉस्पिटल्स हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू द ऑर्गेनिज्म इन वाटर टैप, सिंक, शावर वगैरह, तो इस तरह यूजुअली इसकी होगी आउटब्रेक्स वाली, क्योंकि ये इकट्ठा फैलेगा, मतलब AC तो एक जिस रूम में होगा उस AC वाले सब रूम में लोगों को हो जाएगा ना, तो यूजुअली ऐसे होता है, बट पता हो कि इस तरह में भी हो सकता है कि अकेली बंदी वाला। और देखिए उसने इतनी ढेर सारी हिंट्स दे दी, सारी उसने बातें आपको ढेर सारी बता दी, एटिपिकल नमूनिया की, डायरिया उसने जिक्र किया, ग्राम स्टेन पे नहीं नजर आया और BCY पे उगाया,
ठीक है, तो दिस इज लीजनेला न्यूमोफिला। और एरोसोल्स फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर, एनवायरमेंटल वाटर सोर्सेज से ये आता है, ठीक है। और इसका पता हो कि इसमें पेशेंट को आइसोलेट ना नहीं करना, क्योंकि इसमें पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन बहुत ही मिनिमल होती है, बल्कि नहीं होती, ठीक है। अच्छा जी, और इसका हम ये भी कर लेते हैं, वो जिसने हमें बोला ना कि ये हमें ग्रामसिन पे नहीं नजर आ रहा, तो क्यों? क्योंकि ये बेचारा काउंटर स्टेन को बड़ा वीक अपटेक करता है, जिस तरह कैम्पाइलोबैक्टर भी कभी कभी तंग नहीं करता, तो दूसरा ये भी थोड़ा तंग करता है। तो अगर आप सैफरन थोड़ी देर तक लगा रहने देते ना, ज़्यादा टाइम देते, जो कि आप आमतौर पर नहीं दे रहे थे, तो ओनली देन आप लीजनेला को देख सकते हैं एज फेंटली स्टेनिंग ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ठीक है। अच्छा, फिर है 5-year-old डाइड हो गया बेचारा फ्रॉम सिवियर सेप्टिक शॉक, DIC, कार्डियक इंसफिशिएंसी फॉलोइंग सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग। द कॉजेटिव एजेंट, पता चला कि कॉजेटिव एजेंट तो एक ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस था, आइसोलेटेड फ्रॉम द ब्लड एंड CSF ऑन थेयर मार्टिन एगर एंड वॉज आइडेंटिफाइड इन CSF बाय लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो ये कोई ऐसा है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोका में हम किस किस की बातें करते थे, टॉप का तो बंदा नजीरिया ही आ जाता है ना। अब देखिए मोरेक्सेला बेचारा तो इवन तो ग्राम नेगेटिव कोकस है, बट वो बेचारा मेनिंजाइटिस कराने से बड़ा ही मैंने तो कभी ऐसा नहीं पता। हाँ ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की हद तक ओके मोरेक्सेला कैटरहेलिस, बट मेनिंजाइटिस में मना आता। तो कौन रह गया हमारे पास जो मेनिंजाइटिस कॉज कराता है? नजीरिया मेनिंजाइटिस की डिट्टो बात हो रही है। और उसने मेनिंजोकॉक्सीमिया कॉज करा दिया था, जो वो DIC में बेचारा चला गया। हाँ, थेयर मार्टिन एगर स्पेशल उसने हमारा बता दिया। और माइक्रो वालों को मिनी रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स होती हैं। VCTN, वैंकोकोलिस्टिन, ट्राइमेथोप्रीम और एंसिनिस्टेटिन, ठीक है। एंड वॉज ऑल्सो आइडेंटिफाइड इन CSF बाय लेटेक्स एग्लूटिनेशन। तो लेटेक्स एग्लूटिनेशन से आप इसका क्या देख लेते थे? आप नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस का कैप्सूल देखते थे। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विलनेस फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन डिजीज प्रोडक्शन बाय द इटियोलॉजिकल एजेंट? अच्छा, इसमें जो ओरिजिनल आंसर था वो गलत टेक हुआ था। तो हम अगेन एंड अगेन कहते हैं कि जब जब नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस की बात होगी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की बात होगी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की बात होगी, ये जो 3 जिनकी स्प्लेनेक्टमी में भी वैक्सीन देनी है, जिनकी वैक्सीन में भी कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड है, तीनों IgA प्रोटीएज भी पोजेस करते हैं, लेकिन इनका टॉप मोस्ट विलनेस फैक्टर क्या है? सबसे हॉरिबल इनके पास क्या चीज़ है गन तबाहियां मचाने वाली? दैट इज द कैप्सूल की सारी इनकी गेम है, ठीक है। तो वही इट इज द कैप्सूल दैट एनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस से बचता आके फिर सारी तबाहियां मचा दी है ना, ठीक है। तो प्लीज अगर ऑप्शंस में इवन IgA प्रोटीएज भी होता, उसको नहीं पहले पिक करना, कैप्सूल को प्रेफरेंस देनी है। कैप्सूल की सारी गेम है इन 3 में, ठीक है। ओके, फिर है 56-year-old रीनल ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट। अब आया एब्रप्ट ऑनसेट, बेचारे को फीवर, कन्फ्यूजन, हेडेक, डायरिया, कफ, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। अच्छा, माइक्रो में ना कुछ ही चीज़ें हैं जहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया का स्पेशलिस्ट जिक्र कर रहा है। चेस्ट एक्सरे पे लोबार इन्फिल्ट्रेट्स थे। ग्राम स्टेन पे न्यूट्रोफिल तो ढेर सारे आ गए, बट अगेन ऑर्गेनिज्म नहीं आया। तो इस बात से कोई ये भी लगता है कि यार, स्पेशली क्योंकि उसने हाइपोनेट्रीमिया की भी हिस्ट्री दे दी और फेल टू शो एनी ऑर्गेनिज्म, तो ये कोई एक बड़ा पॉपुलर इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी ये वाली बातें हो रही हैं। यूरिन एंटीजन टेस्ट वाज पॉजिटिव फॉर द कॉजेटिव एजेंट। तो यूरिन एंटीजन टेस्ट किसका हमने प्रीवियसली हम कर चुके हैं पॉजिटिव, जिसका हम स्पेशल जिक्र करते थे कि माइक्रो वालों के लिए उनका सिनेरियो आएगा कि बताएं कि था तो लीजियोनेला ही, लेकिन क्यों नहीं आया यूरिन एंटीजन पे उसका टेस्ट पॉजिटिव? इसीलिए क्योंकि हमारे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड किट्स अवेलेबल हैं, दे ओनली डिटेक्ट लीजियोनेला न्यूमोफिला सीरोटाइप 1, दे डू नॉट डिटेक्ट द अदर वाली सीरोटाइप है, ठीक है। खैर, ये माइक्रो वालों के लिए बात थी। इधर तक नॉन माइक्रो वाले बस ये करें कि ये पूरी जो उसने बात की है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, एटिपिकल नमूनिया जिसमें कन्फ्यूजन है उसको, और हाइपोनेट्रीमिया है। हाइपोनेट बहुत ही बड़ी हिंट है, ठीक है। और ग्राम स्टेन पे ऑर्गेनिज्म कोई नहीं नजर आ रहा, ये तो इंट्रासेलुलर है कोई, ठीक है। तो ये कौन है? ये है लीजियोनेला न्यूमोफिला की टॉप बात, ठीक है। लीजियोनेयर्स डिजीज जिसका होता है। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज द मेजर विलनेस फैक्टर ऑफ दिस कॉजेटिव एजेंट? तो टॉप का इसका मेजर विलनेस फैक्टर यही है कि ये इंट्रासेलुलर छुप के बैठ जाता है बस। तो इंट्रासेलुलर ग्रोथ की वजह से ही ये पूरा सर्वाइव करता है, बढ़ता फड़ता है और डिजीज कॉज कराता है, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात माइक्रो वालों के लिए प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरिन में एंटीजन कौन सा डिटेक्ट होता है? सिर्फ सीरोटाइप 1 का। अच्छा, 7-year-old फीमेल चाइल्ड इज टेकन टू एन अर्जेंट केयर फैसिलिटी बिकॉज ऑफ फीवर एंड पीरियोडिक इनकॉन्टिनेंस। अच्छा सॉरी, एक और चीज़ मैं बताना भूल गई। एक केमिस्ट्री की मैडम है, वो हमें बता रही थी कि यार ये हमारा भी एक बड़ा पॉपुलर एक बात आती है लीजियोनेला की कि हाइपोनेट्रीमिया और उसके LFTs भी डिरेंज्ड होते हैं,
ठीक है। तो ये मेरे लिए बड़ी मतलब एक नई मज़े की बात थी, और वाकई जब देखा तो थ्रू आउट उसने अगर हाइपोनाट्रीमिया का जिक्र किया तो LFTs डिरेंजमेंट की भी बात करता है, ठीक है। 7-year-old फीमेल चाइल्ड, हाइपोनाट्रीमिया और किस में होता है यार, मैं आपको ना एंड पे प्यारी एक लिस्ट बनाती हूँ, मैंने बनाई हुई है, मैं एंड पे आपको इंशाल्लाह बताती हूँ, ठीक है। वो आ रहा है थोड़ी देर के बाद। 7-year-old female child is taken to an urgent care facility because of fever and periodic incontinence. तो छोटी बच्ची है और उसको लग रहा है कि यार UTI है, तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली इटियोलॉजी ऑफ दिस चाइल्ड्स इन्फेक्शन, ठीक है। तो वही इटियोलॉजी होगा जो कि ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ UTIs है, विच इज़ E. coli, ठीक है। 78-year-old hospitalized male indwelling catheter develops new onset of fever. A urine sample has an alkaline pH. The bacterium isolated from the urine is अच्छा ये ना अब माइक्रो और नॉन माइक्रो के लिए बहुत ही एक ना बहुत इंतहाई हाई यील्ड MCQ है, ठीक है। इतनी सी बात है, यूरिन कैथेटर डला हुआ था, बूढ़े अंकल हैं, अल्कलाइन pH वाला यूरिन आ रहा है, यूरिन तो एसिडिक होना चाहिए। बैक्टीरिया जो था पता चला कि यार ये कोई यूरिएज प्रोड्यूसर है, हाईली मोटाइल और ग्राम नेगेटिव। तो ये कौन है पॉपुलर जो कि अगर यूरिन की अल्कलाइन pH हो गई तो टॉप पे आप इसी को सस्पेक्ट करते हो, कौन है ये पॉपुलर यूरिएज प्रोड्यूसर, ठीक है। तो कहते हैं लाइकली पहले तो बात कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म कौन है। तो ये टॉप की बात हो रही है प्रोटियस की, ठीक है, प्रोटियस स्पीशीज। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस इन्फेक्शन, तो टॉप की कॉम्प्लिकेशन ही बेचारा ये करता है कि क्योंकि वो यूरिएज प्रोड्यूस करता है, तो जो यूरिन में यूरिया होता है ना वो उसको क्लीव करके अमोनिया बना देता है। अब अमोनिया तो बेसिक है, तो बेसिक से pH ऑफ द यूरिन अल्कलाइन हो जाता है, ठीक है। फिर अब इस अल्कलाइन यूरिन में एक तो ना सिर्फ आप प्रीडिस्पोज टू बहुत गंदे UTIs हो रहे हो, बट आपके अंदर स्ट्रूवाइट स्टोन्स भी बन रहे हैं जो कि अल्कलाइन यूरिन में बनते होते हैं, कंपोज्ड ऑफ क्या, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के। तो ये बहुत 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 इसका ना स्पेशली तो खैर नॉन माइक्रो वालों के लिए बहुत फेवरेट MCQ है, और माइक्रो वालों के लिए सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट कि जब वो यूरिन आरी वाला एक टोक्स का स्टेशन आता है ना, तो उसमें भी एक बड़ी पसंद की बात है कि बताएं जी यूरिन की आरी, तो यूरिन की pH अल्कलाइन हो गई है और स्टोन्स नज़र आ रहे हैं स्ट्रूवाइट वाले, मैग्नीशियम अमोनियम वाले, तो बताएं ये कौन हो सकता है, ठीक है। और कि इस ऑर्गेनिज्म का स्टोन कॉजिंग कराने का पैथोजेनेसिस क्या है, ठीक है। स्पेशली जो 6 मंथली वाले माइक्रो वाले हैं, प्लीज़ वो बहुत अच्छा याद रखें, ठीक है। तो प्रोटीज की बात होगी, और लाइकली कॉम्प्लिकेशन हमने क्या कहा कि मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के स्टोन्स फॉर्म करता है जो कि स्ट्रूवाइट स्टोन्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम चलते हैं, अब क्या बात हो रही है, एन 85-year-old मेल नर्सिंग होम पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म, ठीक है, ओल्ड अंकल विद एल्कोहलिज्म, बेचारे अंकल को फ्लू लाइक इलनेस हो गई है। अच्छा, फ्लू लाइक इलनेस, और काफ़ी आगे बात जब जाती है तो वो कहता है कि फीवर, खांसी हो रही है, थिक ब्लडी स्पूटम आता है। तो वो कौन था कि हमने कहा था कि इतना थिक ब्लडी कि आप उसको उसका प्यारा एक सिनोनिम माइक्रो में आप यूज़ करते हो, आप उसको करंट जेली स्पूटम कहते हो। और वो कौन था जिसका स्पेशल हमने बात की थी कि जो रिकॉर्ड्स कॉमन पेपर में आए हैं उसमें लोग ये गलत करते हैं कि जब अल्कोहलिज्म और डायबिटिक होने का जिक्र हो तो लोग गलती से सूडोमोनास एरिजिनोसा टिक कर देते हैं। मतलब यह सूडोमोनास डज कॉज निमोनिया इन डायबिटिक वाले, बट उसको मैं प्रेफर तब करूँगी अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस की हिस्ट्री हो, ठीक है, या इंडोर पेशेंट हो या वैप वाला पेशेंट हो, मैं उसको प्रेफर तब करूँगी। ये जो इस तरह के लोग हैं कि हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म, डायबिटीज़, तो उसमें टॉप पे प्रेफरेंस मैं क्लबसेला नमूनी को दूंगी। और जब उसने बोल दिया कि थिक ब्लडी स्पूटम, तो करंट जेली स्पूटम मैं क्लबसेला नमूनी को बोलती थी। तो ठीक है, उसको ब्रोंको नमूनिया डिस्क्राइब हो गया है और पेशेंट डाइड हो गया। बट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस पेशेंट्स नमूनिया, तो ये अगेन क्लबसेला नमूनी। देखो ना, इसका हम थिक ब्लडी स्पूटम म्यूकॉइड, हम इसको करंट जेली स्पूटम कहते थे। ये ओनली फॉर क्लबसेला नमूनी है, और इसको प्रेफरेंस देनी है जब वो कहेगा कि डायबिटीज़ वाले में नमूनिया को, अगर वो सिर्फ बस बोंगी से रैंडम सी बात करते थे कि डायबिटीज़ में नमूनिया का मोस्ट कॉमन कॉज कौन है, तो वैसे यूजली जो आपको MCQ आएंगे स्ट्रक्चर्ड MCQ आएंगे, इस तरह का फजूल सा नहीं आएगा। बट लोगों ने जो रिकॉर्ड्स बताए हैं उसमें ऐसी बात आई हुई है, तो प्रेफर KP, ठीक है। लोगों ने सूडोमोनास लिखा हुआ है, उस पर करेक्ट भी लिखा हुआ है, सूडोमोनास इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अच्छा, ओके, फिर है जी फिम्ब्रिया मीडिएटेड एडहेरेंस टू द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स। अच्छा, बल्कि इसको छोड़े, हम ऐसे करते हैं कि पहले ज़रा ये तस्वीर देख लेते हैं। ये जो पूरी तस्वीर है ना, ये है सल्मोनेला टाइफी के पैथोजेनेसिस की। तो हमने क्या कहा था कि इसका फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है, हफ्ते 2 हफ्ते का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। अच्छा, और ना इसमें हम बात एक स्पेशल यहाँ से एंट्री होने की क्या करते थे कि जब वो पेट में आया तो इट बाईपासेस द स्टमक एसिड एंड एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है।
वहाँ पे म्यूकोसा पे वो चिपकता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स के अंदर इन्वेड कर जाता है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि किधर गया, हाँ ठीक है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये उसके सारे सेल्स बने हुए हैं, ठीक है, मैंने पूरी इंटेस्टाइन की वॉल बनाई है ये, ठीक है, ये पूरी इंटेस्टाइन की वॉल बनी हुई है, सारे सेल्स हैं। और ये आया ये सल्मोनेला का बैक्टीरिया है। तो सल्मोनेला का बैक्टीरिया क्या करता है, उसके पास एक इंजेक्शन होता है जिसका प्यारा नाम कहलाता है टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम। उस टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम के साथ वो हमारे इंटेस्टाइनल सेलों के अंदर ना कुछ ऐसे टॉक्सिन्स और केमिकल्स डाल देता है। माइक्रो वालों को बस पता हो, वन ऑफ द पॉपुलर वंस इज CYP-A, ठीक है। उनसे क्या होती है, मेम्ब्रेन रफलिंग, ठीक है। मेम्ब्रेन रफलिंग का मतलब है कि वो इस तरह ना गुच्छूस बना के इस सल्मोनेला को अपने अंदर पूरा इनटेक कर लेते हैं, वो जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, ठीक है। तो हाँ, तो इधर तक ये वाली बात हुई, ठीक है। फिर उधर से वो सबम्यूकोसा में जाता है, उधर से वो मैक्रोफेजो में जाके उनको अटैक करता है, उनके इंटरसेलुलरली बैठता है, फिर वो फलता है फूलता है और बढ़ता है, फिर वो पेयर्स पैचेस में जाता है, पेयर्स पैचेस में फिर वो प्यारा से रेप्लिकेट करता है, फिर वो लिम्फ नोड्स में जाता है। अच्छा, अब जो है ना कि लिम्फ नोड्स में जब उसने फलने फूलने के बाद पूरे रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में जाना है, तो इधर से लेके पूरे इधर तक, मतलब बोन मैरो, लिवर, स्प्लीन तक उसने जाना है। दिस पूरा जर्नी जिसमें वो बोन मैरो तक गया और वहाँ पे अब जाके अब रेप्लिकेट हो रहा है और पूरा उसने ये वाली गुजारा है रास्ता, इसको आप बोलते हो प्राइमरी बैक्टीरिया, ठीक है। कि ट्रांजिएंट बैक्टीरिया जो वो दरमियान में आपके ब्लड में आया है, लेकिन फाइनल वो जाना चाह रहा है कि मैं बोन मैरो में घर जाके बनाऊंगा, लिवर में जाऊंगा, स्प्लीन में जाऊंगा, फिर मैं वहाँ जाके एंजॉय करूंगा, फिर मैं तगड़ा होकर बंदे की तबाहियाँ मचाऊंगा, ठीक है। तो दिस वाला पीरियड इज कॉल्ड प्राइमरी बैक्टीरिया। अब जब इनमें फलने फूलने के बाद वो बहुत हॉरिबल गंदी सेप्सिसी बीमारियाँ कॉज कराएगा ना, जो कि टाइफॉइड फीवर, एंटेरिक फीवर कहलाएगा, तो दैट इज़ सेकेंडरी बैक्टीरिया। तो इसलिए प्राइमरी बैक्टीरिया में बुखार नहीं होता, बुखार आपका सेकेंडरी बैक्टीरिया में होता है, जब वो आपके रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम के इन ऑर्गन्स में प्यारा सा फल फूल के रेप्लिकेट करके फिर तबाहियाँ मचाता है। अब ज़रा इसकी बात को दोबारा करते हैं। फिम्ब्रिया मीडिएटेड एडहेरेंस टू इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, मतलब वो ये कोई ऐसा बैक्टीरिया जो अपने फिम्ब्रिया के थ्रू इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेलों पे लगा है। उसने टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम से ऐसे केमिकल निकाले हैं कि जिनसे उन एपिथेलियल सेल्स ने इसको अपने अंदर एंडोसाइटोज कर लिया, जो कि हमने इस खूबसूरत डायग्राम के अंदर देखा था, ठीक है। ओके, एंड ट्रांसपोर्ट टू द लैमिना प्रोप्रिया टू इलिसिट अ लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आर डिस्क्रिप्टिव ऑफ कौन है जैसा ये जो डायरियाजेनिक एजेंट जिसकी ये पूरी बातें हो रही हैं। तो दिस इज सल्मोनेला स्पीशीज, ठीक है। ओके, ये पूरी ना इसकी थोड़ी प्यारी इंग्लिश लिख दी है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी ना माइक्रो वालों के लिए, मेम्ब्रेन रफलिंग वाली जो बातें। ओके, 47-year-old वुमन इन इंडिया इज बिकमिंग ब्लाइंड। उसको ना रिपीटेड इन्फेक्शन बेचारी को क्लमिडिया ट्रैकोमैटिस से होता जा रहा था। व्हाट इज सीन इन द पस ड्रेनिंग फ्रॉम हर आईज एंड स्टेन्ड बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस। अच्छा, जरा इधर एक मिनी चीज़ रिवाइज कर लेते हैं कि क्लमिडिया ट्रैकोमैटिस की हम लोगों ने कुछ सीरोटाइप में बात की थी, ए से लेके सी तक, डी से लेके के तक, L1 से लेके L3 तक। तो ये हमने कहा था कि इंपॉर्टेंट बात है। तो ये क्या होता था, तो ए से लेके सी तक कंजक्टिवाइटिस कॉज कराते थे, क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस इन एडल्ट्स। डी से लेके के तक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कॉज कराते थे, और L1, L2, L3 लिम्फोग्रैनुलोमा विनीरियम कॉज कराते थे, ठीक है। तो एक ये हमने इंपॉर्टेंट बात कर ली थी। फिर हमने क्या कहा था कि क्लमिडिया ट्रैकोमैटिस जब सेलों में आके तबाहियाँ मचाएगा तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा इन इट्स लाइफ साइकिल। अब इन इट्स लाइफ साइकिल ये ना 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक एलिमेंट्री बॉडीज और एक रेटिकुलेट बॉडी। इसकी जो एलिमेंट्री बॉडी है ये वो है कि जब दिस इज द इन्फेक्टिव वाली फॉर्म बेसिकली, ठीक है। अच्छा, और ये टेम्पोरेरीली वो जो आउटसाइड नहीं रहेगी कि मैं जल्दी से मैं इधर उधर ढूंढूं, किसी और सेल को पकड़ूं, किसी और के अंदर जाऊं, तो दैट इज द एलिमेंट्री बॉडी वाली फॉर्म, ठीक है। एलिमेंट्री बॉडी फिर किसी और सेल से खाई जाती है, फिर फेगोसाइटोसिस होता है, फिर अंदर वो बनती है रेटिकुलेट बॉडी और डिवाइड करती है, फिर और प्यारी एलिमेंट्री बॉडीज बनती हैं, एंड द साइकिल रिपीट्स, ठीक है। तो अब ये जो एलिमेंट्री बॉडीज है ना, ये प्यारा सा स्टेन होती हैं, जो इन्फेक्शियस फॉर्म है हमारी प्यारी, ये स्टेन होती है इम्यूनोफ्लोरेसेंस से, ठीक है। तो जो उसने पूरा बताया कि क्लमिडिया ट्रैकोमैटिस की, क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस की उसने बड़े हमें पॉइंटर बताया, फिर के पास किससे इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेन का उसने हमें बता दिया, तो एलिमेंट्री बॉडियाँ ही होनी थी उसकी, ठीक है।
अच्छा क्या था एक और, एलिमेंट्री बॉडी जो है वो है इन्फेक्शस वाली फॉर्म, और जो रेटिकुलेट बॉडी है ना, जब आराम से आके अंदर बैठ गया, जिस तरह लीशमीनिया का नहीं आराम से अंदर आके बैठ के मोटू हो जाता था, एमास्टिगोट फॉर्म थी, तो इसकी जो इंट्रासेलुलर मोटू वाली फॉर्म नॉन इन्फेक्शस वाली, दैट इज कॉल्ड द रेटिकुलेट बॉडी, ठीक है। अच्छा हाँ, फिर कहता है न्यू रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर स्ट्रेप थ्रोट वाज अंडरगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स अमंग। अच्छा, कल्चर पॉजिटिव का मतलब है कि ये थे ट्रू पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि कल्चर हर चीज़ का गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ना। तो कहते हैं 500 कल्चर पॉजिटिव इंडिविजुअल्स विद सोर थ्रोट थे, लेकिन और टेस्ट ने 500 पॉजिटिव दिए, ठीक है। तो 500 ट्रू पॉजिटिव थे, टेस्ट ने भी आपके 500 ही बताए, ठीक है। तो सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी आपकी होती है ट्रू पॉजिटिव बताने की, उसकी ताकत, ठीक है। तो देखेंगे तो सेंसिटिविटी तो बड़ी अच्छी उसने बात बताई है, उसने सारे ट्रू पॉजिटिव बता दिए, वेरी नाइस। अमंग 500 कल्चर नेगेटिव इंडिविजुअल्स विदाउट सोर थ्रोट, यानी 500 थे जिनको बिल्कुल भी नहीं था, जबकि हमारी किट ने कहा कि सिर्फ 200 थे कि दैट वर नेगेटिव बाय दैट टेस्ट। तो ट्रू नेगेटिव थे, ट्रू नेगेटिव 300 थे ना, ये मैंने क्या कर दिया, ट्रू नेगेटिव 500 थे बल्कि, ठीक है। अमंग 500 कल्चर नेगेटिव विदाउट सोर थ्रोट ओनली 200 वर नेगेटिव बाय द टेस्ट। तो ये तो उसने ठीक बात नहीं बताई, तो स्पेसिफिसिटी तो देखें बिल्कुल ही लो हो गई ना, जो उसने ट्रू नेगेटिव तो सही बताया ही नहीं है, उसने तो कम बताए हैं, तो स्पेसिफिसिटी इज़ लो, सेंसिटिविटी इज़ हाई, ठीक है। अच्छा, ये ना मैं एक हमेशा चीज़ गलती करती होती थी कि सेंसिटिविटी इज़ ट्रू पॉजिटिव का बताना, मैं उल्टा कर देती थी, ठीक है। तो एन के साथ पी है, सेंसिटिविटी इज़ ट्रू पॉजिटिव का बताना, ठीक है। हाँ, 80-year-old girl presents to urgent care facility with 1 day history of fever, sore throat, malaise and headache. साथ उस बेचारी को बुखार भी है, लिम्फेडिनोपैथी भी है, सर्वाइकल वाइटिश बेचारी का एक्सुडेट भी आ रहा है। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट तो उसके बेचारी के नेगेटिव थे, लेकिन जो आपने कल्चर किया ना, तो उस पर ग्राम पॉजिटिव कोकाई नजर आए, चेन्स वाले, कॉजिंग बीटा हेमोलिसिस ऑन ब्लड एगर। तो जब भी हम गले ख़राब होने की बात करते हैं, हम थ्रोट स्वाब का ब्लड एगर पे लगने की बात करते हैं सोली, तो हम किसको ढूंढ रहे होते हैं, हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस को ढूंढ रहे होते हैं, और ये बीटा हेमोलिटिक इन चेन्स, ठीक है, और गला ख़राब, तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस की बात हो रही है। तो व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ सीरोटाइपिंग ऑफ द पैथोजन, मतलब इसकी जो आप सीरोटाइपिंग डिफरेंट बताते हो, आप किस बेसिस पे बताते हो। तो हम जब भी, अच्छा एक पहले अलग कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं, हम क्या कहते थे कि ये जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप फ्लां फ्लां, तो जो लैंसफील्ड हमारी ग्रुपिंग थी वो हम किस बेसिस पे कहते थे, वो हम सी कार्बोहाइड्रेट पे कहते थे ना। तो सी कार्बोहाइड्रेट डिटरमिन्स द ग्रुप ऑफ द बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, और जो हमारा एम प्रोटीन है, एम प्रोटीन वो हमारा बताता है टाइप क्या है, सीरोटाइप, ठीक है। तो ये वाली प्लीज़ गलती नहीं करनी, इसमें स्पेशली एमसीक्यू ना इतना आसान नहीं आता, मतलब उसने ऑप्शन में ना सी कार्बोहाइड्रेट भी दिया होता है, तो मैं ये गलत करके आई थी, मुझे भूल गया था कि यार सी कार्बोहाइड्रेट कौन से वाला था और एम एंटीजन कौन से वाला था, ठीक है। तो सीरोटाइपिंग इज़ ऑन एम प्रोटीन की बेसिस, और सी कार्बोहाइड्रेट पे आपका ग्रुप का बेसिस है, ठीक है, जो आपका लैंसफील्ड ग्रुपिंग था। तो ये वाली मेरी वाली गलती नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, और ना माइक्रो वालों को प्लीज़ ये भी पता हो कि इसका ये जो उसने कहा है ना कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट वाज नेगेटिव, तो जो पायोजेनिस के लिए रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होता है, रैडिट टेस्ट, उसका माइक्रो वालों का नाम आता हो, ठीक है, वो पूछ लेते होते हैं। काइंडली रिपीट द अबव एमसीक्यू। जी डॉक्टर दारा, ऐसे कर लेते हैं कि हम इन सारे क्वेश्चंस को हम एंड पे रख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ये वाला डन हो जाए, ताकि लोग फिर फ्री हो जाएं, फिर उसको एंड पे इंशाल्लाह कवर करते हैं दोबारा से, ठीक है। मैं उसको प्यारा वाला दिखा भी दूंगी फिर। ओके, 2-month-old infant presents with violent coughing spells often ending with vomiting for the past 2 days। अच्छा, अब ये क्या बात होती थी जो हम कहते थे कि इतनी खांसी कि उसको वॉमिट हो जाए, इसका स्पेशल वर्ड हम क्या बोलते थे, हम कहते थे पोस्ट टसिव वॉमिटिंग, इतनी खांसी की वॉमिट हो गई। 100 डे कफ हम इसकी एक हिंट लेते थे, और हम कहते थे कि ऐसी कोई बात होगी कि वैक्सीनेशन का तो माँ को कुछ पता ही नहीं कि कभी हुई या ना हुई। द इलनेस स्टार्टेड विद अ माइल्ड फ्लू लाइक इलनेस 2 weeks अगो, ठीक है। तो शुरुआत तो थोड़ी धीमी सी हुई थी, अब दवाइयाँ मच गई हैं। वैक्सीनेशन हिस्ट्री इज़ अननोन, नो रिट्रैक्शन या वीजेस नोटेड, कोई स्ट्राइडर नहीं, बट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। चेस्ट एक्सरे वॉज इवन नॉर्मल, लेकिन ब्लड सीपी पे ना आपका, मतलब बंदे को तो लग रहा है यार अभी ये बैक्टीरियल ही कोई चीज़ की बात करेगा, जिस तरह का ये बता रहा है कि पोस्ट से वॉमिटिंग इतनी सिवियर, तो वो तो बैक्टीरियल नमूनिया ही होता है 2 month वाली बच्ची में ऐसा करके। बट वो कह रहा है कि 70% उसके लिम्फोसाइट्स थे,
तो ये कौन सा बैक्टीरिया है जो पोस्ट स्ट्रेसिव वॉमिटिंग की हमने एक मेन हिंट रखी थी, और हमने कहा था कि हीम वालों को भी बहुत पसंद है बात कि वो माइक्रो में वो कौन सा वाला होता है कि जिसमें बजाय के न्यूट्रोफिलिया हो उसमें लिम्फोसाइटोसिस होता है। तो हम बॉर्डेटेला परटूसिस की बात करते थे, हम कहते थे बॉर्डेटेला में 2 L's आता है तो वहाँ से ही परटूसिस। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर 25-year-old वुमन, अच्छा इसका ना 100-day कफ भी था, ठीक है, ये भी नहीं भूलना। 25-year-old woman developed fever, chest pain, arrhythmia 1 week after experiencing flu-like illness. A variety of tests led to diagnosis of myocarditis of microbial origin. ठीक है, अच्छा एक ना ये जिस तरह हमने जनरल एक थोड़ी देसी टाइप हिंटें नहीं रखी नहीं, तो एक और मैं चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जब मायोकार्डाइटिस की बात हो ना तो अपने डिफरेंशियल्स में प्लीज़ कॉक्साकी को ज़रूर रखना। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली इटियोलॉजी? ठीक है, अच्छा अब देखें, बुरीलिया तो खैर बेचारा बिल्कुल ना कराता, कुरानी बैक्टीरियम डिप्थीरिया यस इट कैन कॉज मायोकार्डाइटिस, हाँ बिल्कुल ठीक है, बट उसमें वो ऐसी तो ना कह देता। ऊपर ऑप्शंस तो कुछ और हैं, किस वाले में ऑप्शंस और हैं? इस वाले में हाँ आई गेस उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के देने चाहिए थे, हाँ बट नहीं, ये बॉर्डेटेला परटूसिस ही बन रहा है। ठीक है, तो उसी को कर लेते हैं। ठीक है, मतलब नमूनिया आई डोंट, आप बिल्कुल साहब ने पॉइंट किया है कि बाकी तो ऑर्गेनिजम्स ही कोई नहीं है, खैर ये बनता परटूसिस का ही है। ठीक है, दूसरे ऐसा फजूल MCQ आएगा नहीं इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो कुरानी बैक्टीरियम डिप्थीरिया की बात हो रही थी कि हाँ ठीक है वो मायोकार्डाइटिस कॉज कराता है, बिल्कुल सही, बट उसमें वो एम ही तो ना बताता, कोई सोर थ्रोट की, कोई सूडो मेम्ब्रेन की कोई हिस्ट्री तो देता गले पे बनने वाली। इन्फ्लुएंजा, हाँ ठीक है, इन्फ्लुएंजा कैन कॉज मायोकार्डाइटिस एज वेल, बट जब टॉप मोस्ट आप सोचते हो मायोकार्डाइटिस का, आप इन्फ्लुएंजा तो नहीं सोचते। फिर ट्रिपैनोसोमा क्रूज़ाई, बिल्कुल सही, ये भी बहुत ठीक है, इट कैन कॉज मायोकार्डाइटिस, लेकिन ये शागास डिजीज़ में मतलब थोड़ी और बातें तो बताता ना, कोई एंडेमिक एरिया का ही जिक्र कर देता, कोई क्रॉनिक मायोकार्डाइटिस की बात बताता, इस बेचारी को तो बस 1 हफ्ता ही हुआ है। ठीक है, तो कौन है अक्यूट मायोकार्डाइटिस का बड़े कॉमन कॉजेज में आप कौन सोचते हो टॉप पे? कॉक्साकी वायरस आप सोचते हो। अच्छा, नॉन माइक्रो वाले बस ये याद रखें कि कॉक्साकी मायोकार्डाइटिस, उनके लिए तो इतना ही एंड हो गया। जो माइक्रो वाले हैं ना वो प्लीज़ ये याद रखें कि इसकी जो सीरोटाइपें होती हैं कॉक्साकी की, उसमें एक ग्रुप ए होता है, एक ग्रुप बी होता है। तो जो ग्रुप ए होता है ना उसमें आपने जो हमारा एक बड़ा पॉपुलर डिजीज़ है हैंड फुट माउथ डिजीज़, हैंड फुट माउथ डिजीज़ कॉक्साकी, ये तो नॉन माइक्रो वाले भी बेचारे याद रखें, वो ग्रुप ए का है। ठीक है, हर्पेंजाइना, अक्यूट हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस, ये सारे ए की बातें हैं, जबकि जो वो है ना कि ऑर्गनों के आइटिस जैसे वो ग्रुप बी के हैं, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, प्लूरोडाइनिया, ठीक है, इस तरह की सारी बातें ग्रुप बी की हैं। तो माइक्रो वाले प्लीज़ ये बातें ज़रूर याद रखें। ठीक है, अच्छा एक और बात जो कि मुझे काफ़ी देर तक नहीं पता थी कि कॉक्साकी एंटेरोवायरसेस में आता है, मुझे ये बात पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा, इसका ग्रुप मुझे हमेशा भूल जाता है। तो एंटेरोवायरस की एग्जांपल है कॉक्साकी, और कॉक्साकी का प्लीज़ मायोकार्डाइटिस नहीं भूलना, कॉक्साकी का हैंड फुट माउथ डिजीज़ नहीं भूलना। ठीक है, अच्छा जी, 45-year-old न्यूट्रोपीनिक कैंसर पेशेंट आई थी। अच्छा ये मैंने बाकी सारों का वो लिखा हुआ है कि वो क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक है, कॉमन सेंस मतलब बिल्कुल बनता है कि हाँ डिप्थीरिया में होती थी मायोकार्डाइटिस की बात, इन्फ्लुएंजा में होती है, ट्रिपैनोसोमा क्रूज़ाई में होती है, लेकिन वो क्यों नहीं। ठीक है, तो वो मैंने इसका लिखा है। 45-year-old न्यूट्रोपीनिक कैंसर पेशेंट प्रेजेंट्स विद फीवर, डिस्निया, हेमोप्टिसिस, इमेजिंग स्टडीज रिवील कैविटेटरी लंग लीजन्स सजेस्टिव ऑफ एंजियो इन्वेसिव डिजीज। तो बेचारा न्यूट्रोपीनिक पेशेंट, कैविटेटरी लंग में लीजन्स और एंजियो इन्वेसिव डिजीज होने की हिस्ट्री। एलिवेटेड गैलेक्टोमेनान इज फाउंड इन सीरम एंड ब्रोंकियो एल्वेयर लवाज। तो गैलेक्टोमेनान किसकी सेल वॉल का बड़ा एक डायग्नोस्टिक मार्कर होता है, तो एस्परजिलस का। ठीक है, अच्छा ये ना मैंने एक डाली है कि कौन सा मार्कर किस में। ठीक है, तो गैलेक्टोमेनान का प्लीज़ एस्परजिलोसिस का नहीं भूलना कि एस्परजिलोसिस का मार्कर है, एस्परजिलस की सेल वॉल का है कंपोनेंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है फॉर माइक्रो एंड नॉन माइक्रो बोथ। ठीक है, अच्छा अब माइक्रो वालों के लिए थोड़ी सी बस बातें कि गैलेक्टोमेनान के फॉल्स पॉजिटिव्स विद बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स स्पेशली अमोक्सिसिलिन एंड पिपरासिलिन टाइजोबैटम नहीं भूलने, और प्लाज्मा लाइट सोल्यूशन के साथ इसका फॉल्स पॉजिटिव आना प्लीज़ नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो 1,3 बीटा डी ग्लूकैन है वो एस्परजिलस यस ओके ठीक है, बट नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर एस्परजिलस, वो कैंडिडा, एस्परजिलोसिस, नोमोसिस्टिस सारों में आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, वो एक्सक्लूसिवली फॉर वन स्पेसिफिक थिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पता हो कि म्यूकोर और क्रिप्टो में वो बेचारा नहीं आने लगा। ये वाला एस्परजिलस के लिए है, ये वाला एस्परजिलस, कैंडिडा, नोमोसिस्टिस तीनों में होएगा।
और इसके फॉल्स पॉजिटिव है हीमोडायलिसिस का नहीं भूलना, ठीक है। ये माइक्रो वालों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। A patient diagnosed with HIV infection is on antiretroviral therapy. After several months of therapy, he develops buffalo hump, central obesity, and dyslipidemia. Which of the following drugs could account for these findings? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इसका बिल्कुल कुछ पता नहीं था। एंटीवायरल्स मेरी वन ऑफ द वीकेस्ट टॉपिक्स है और मैंने इसका रट्टा ही मारा हुआ है। तो मुझे भी आज ही पता चला था कि ओ अच्छा कोई रिटोनावेयर है और एज़िटेनिवेयर है जो कि प्रोटीएज इनहिबिटर है, और ये भी पता चला कि अच्छा जी प्रोटीएज इनहिबिटर का पूरा ग्रुप है दैट इज एसोसिएटेड विद लाइपोडिस्ट्रोफी, ठीक है। कि आपका जैसे फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन के फैट सेंट्रल ओबेसिटी होगी उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से बफलो हम्प बन गया और डिस्लिपिडीमिया की वजह से, ठीक है। तो मुझे खैर ये आज ही पता चला। आई विश मैं इसके बारे में और बता सकती या बाकी दवाइयों के बारे में बता सकती, लेकिन एंटीवायरल्स मेरा बहुत हॉरिबल टॉपिक है, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि वायरों में से अगर वो 5 देगा तो एंटीवायरल वाले देगा, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज पूल में है तो इसको एंटरटेन कर लेते हैं। प्रीवियसली हेल्दी 35-year-old मेल डेवलप्ड acute onset of fever, chills, myalgia, headache, which rapidly progressed to severe respiratory illness. बेचारे को आईसीयू पे डाल दिया, एक्सटेंसिव सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी दी, लेकिन फिर भी वो ARDS से मर गया। पोस्टमार्टम पे पता चला कि उसको तो हांटा वायरस पॉजिटिव था। तो वो पूछते हैं कि हांटा वायरस किस तरह आ जाता। तो पहले ऐसे करते हैं, इसकी ज़रा मिनी थ्योरी की 2-3 लाइनें पढ़ लेते हैं। तो एक तो ये बात हम सभी इकट्ठे याद रख लेते हैं कि ये बुनिया वायरस फैमिली का मेंबर है, ठीक है। बस रट्टों की हद तक कि चलो वायरों का आ ही ना जाए कोई ऐसी फिजूल बात। फिर इसको रोबो वायरस भी कहा जाता है। रोबो क्यों? क्योंकि ये रोडेंट बॉर्न था और इसका रेजर्वायर हम सभी याद रख लेते हैं, डियर माइस प्लीज़ नहीं भूलें, मतलब चूहा है इसका रेजर्वायर, ठीक है। और वो भी उसका जब यूरिन और फीसिस इनहेल होंगे ना तो उससे फिर ही आ जाएगा हमारे अंदर। तो ये किस तरह होता? तो इसका फिर सही ऑप्शन क्या बना? क्लीनिंग आउट अ रोडेंट इन्फेक्टिव वेयर हाउस। इसका रेजर्वायर माउस है, ठीक है। रोडेंट मतलब माउस वगैरह से अगर वो इन्फेस्टेड होता वेयर हाउस आपका, ठीक है। ओके, फिर है ठीक है बुनिया वायरस, ठीक है। A 48-year-old man being treated with pulmonary TB presents with severe pain in right big toe. अच्छा, अब ये तो हमारा ऐसा एक MCQ है जिसने आई थिंक 4th ईयर से हमारा जान नहीं छोड़ा। अब एंटी टीबी पे है, बिग टो का उसको पेन हो गया। अक्यूट गाउटी आर्थराइटिस इज सस्पेक्टेड और पता चला कि उसके तो सीरम यूरिक एसिड लेवल्स बहुत हाई हैं, ठीक है। तो कहता है कि ये कौन सी एंटी टीबी वाली थी दवाई जिसने ऐसा कर दिया? तो कौन बहुत पॉपुलर होता था कि वो यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा कराएगा और आपको गाउट कॉज करा देगा। तो ये बहुत एक पक्की बात होती थी फॉर पायराजिनामाइड, ठीक है। अब क्योंकि हम इसको कर ही रहे हैं कि पायराजिनामाइड में हाइपर यूरिसीमिया होता है, तो ज़रा थोड़ी सी और बातें भी कर लेते हैं। बस मेन पॉपुलर बातें जो पॉसिबली आ सकती हैं। जो आपके जितने भी रेफामाइसिन हैं ना, जो कि रिफैम्पिसिन वगैरह, तो वो आपके हेपेटोटॉक्सिक उनका नहीं भूलना। टॉप मोस्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी इसकी याद रखनी है। नंबर 2 पे फिर पायराजिनामाइड सोचना है, ठीक है। फिर जो हम कहते थे कि रिफैम्पिसिन से उसके आंसू कलर हो जाएंगे, उसका यूरिन कलर हो जाएगा, तो रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। लेकिन ये नॉन हैजर्डस इवेंट है, इसमें कोई उसके यूरिन के कलर होने पे आपने दवाई की डोसेज नहीं चेंज करने बैठ जानी, ठीक है। अच्छा, आइसोएनाइजिड का एक बहुत पॉपुलर क्या होता था कि B6 डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर था। अच्छा, फिर पायराजिनामाइड का तो हम लोगों ने कर लिया है। एथेम्ब्यूटॉल का एक बहुत पॉपुलर क्या होता था? ऑप्टिक न्यूरोपैथी, आँख वाला, ठीक है। ये वो थे जो बहुत एक हाई यील्ड वाले हैं। रिफा का हेपेटोटॉक्सिक, आइसोएनाइजिड का B6, पायराजिना का गाउट और एथेम्ब्यूटॉल का ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ठीक है। ये प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब क्योंकि हम कर ही रहे हैं तो हल्का सा एक और भी बात कर लेते हैं कि किसका क्या मोड ऑफ एक्शन है। ये मेनली वैसे माइक्रो वालों के लिए, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मुझे है कि चलो कर ही रहे हैं तो बस फुल ही कर लें। अब देखें, हम लोग एक तो बचपन से ही हम करते आ रहे हैं, जब से ये पूरी MCQ फाइल स्टार्ट हुई है, कि रिफैम्पिसिन का क्या होता है। जिस तरह हम DNA गायरेज का बोलते थे कि DNA गायरेज, DNA तो सेल की बड़ी क्वीन है, तो वहाँ पे हम फ्लोरोक्विनोन उनको भिजवाते थे। साथ ही हम बात करते थे कि R से RNA, R से रिफैम्पिसिन, यानी RNA पोलीमरेज पे एक्ट करेगा आपके रिफामाइसिन्स, ठीक है। ओके, ये हो गया। फिर बात करते हैं आइसोनियाजिड की। तो अच्छा, इससे पहले हम बात करते हैं कि जो टीबी की पूरी सेल वॉल है अंदर से बाहर बनी हुई है पैम की, पेप्टिडोग्लाइकन, अरेबिनोगैलेक्टन और माइकोलिक एसिड, पैम,
ठीक है, तो पैम की बनी हुई है। तो अब इसमें से जो माइकोलिक एसिड को तंग कर रहा है ना इस वाली लेयर को, वो है आइसोनियाजिड, और जो अरेबिनोगैलेक्टान को तंग कर रहा है वो है एथम्ब्यूटोल। ठीक है, अच्छा बेचारा जो पायराजेनामाइड है ना, पायराजेनामाइड का फर्स्ट एड ने तो गिव अप कर दिया, वो कहती है मुझे कुछ मैकेनिज्म पता नहीं। फिर लिविंसन बेचारी हमारी हेल्प करने आई, उसने कहा कि देयर इज थोड़ा सा एविडेंस कि जो माइकोलिक एसिड का सिंथेसिस है ना उसमें ये इटिबिटू रोल प्ले करती है। ठीक है, कि उसके फैटी एसिड सिंथेटेज को बेचारी स्टॉप कर देती है। ठीक है, ओके, तो ये हो गए। और क्या है, अच्छा जो माइक्रो वाले हैं ना वो प्लीज़ ज़रूर याद रखें कि आइसोनियाजिड में ना ये बहुत एक हाई यील्ड लाइन है कि बैक्टीरियल कैटलेज पेरोक्सिडेज इज नीडेड टू कन्वर्ट INH टू इट्स एक्टिव फॉर्म। यानी बैक्टीरिया का एंजाइम इस दवाई को चाहिए कि ये एक्टिव और फिर बैक्टीरिया की दवाइयाँ में जाए। तो बैक्टीरिया क्या करता है, अच्छा इसको ये चाहिए, चलो मैं ऐसा करता हूँ, इस एंजाइम को म्यूटेट करा देता हूँ, इस जीन से ही वो एंजाइम को चेंज कर देता हूँ। तो INH की रेजिस्टेंस कैसे हो गई, कैट जी में म्यूटेशन आ गई। ठीक है, तो ये माइक्रो वालों के लिए थोड़ा सा हाई यील्ड पॉइंट है। ओके, हाँ ठीक है, फिर आगे चलते हैं। A 33-year-old pregnant woman in her third trimester में आई है म्यूकोपुरलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज। जो आपने इम्यूनोफ्लोरेसेंट स्टेनिंग डिस्चार्ज की है तो आपको एलिमेंट्री बॉडीज नजर आई हैं। तो एलिमेंट्री बॉडीज का होना हमने अभी प्रीवियसली किधर बात की थी, हम लोगों ने बात की थी क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस में। ठीक है, और अगेन हल्का से रिवाइज कर लेते हैं। ए से लेके सी तक क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस, डी से लेके के तक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और L1, L2, L3 लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम। ठीक है, ये प्लीज इंपॉर्टेंट है, नॉन माइक्रो माइक्रो बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ ह्यूमरल वाली इम्यूनिटी, यानी ह्यूमरल जो आपकी एंटीबॉडी वाली इम्यूनिटी थी, यानी जो आपकी बी सेल, प्लाज्मा सेल एंड देन एंटीबॉडी पैदाइशी वाली इम्यूनिटी थी। ठीक है, तो इसका ज़रा हल्का सा इधर से बस 2-3 चीज़ें ही देखेंगे, बल्कि पहले इसका सही आंसर ही पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक तो यही कि न्यूट्रलाइज द बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। ठीक है, तो देखें बी सेल था, बी सेल ने एंटीबॉडियाँ बनाई हैं और उन एंटीबॉडियों ने डायरेक्टली बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर दिया, या उन्होंने उसको खाने के लायक बना दिए। खाने के लायक बनाना मतलब उसको ऑप्सनाइज कर दिए, और फिर और फेगोसाइट्स ने उसको खा लिया। अब ज़रा ये बात कहते हैं एक मज़े की कि चलो ओके ये तो ठीक है, ओके बाकी क्यों नहीं। तो एक्टिवेट्स द अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जबकि ऐसी तो बात नहीं है। हमने एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस की किधर बात की थी, वो तो हमने क्लासिक पाथवे को एक्टिवेट कराने की बात की थी ना कल भी। ठीक है, तो अल्टरनेटिव को तो नहीं हमने बात की थी। फिर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, नहीं, अगेन एंड अगेन हमने ऐसे MCQ किए जिसमें हम कहते थे कि TB में T सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है। इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल, नहीं, वायरस इन्फेक्टेड को भी तो T सेल ने मारने आना था, B सेल का तो उसमें बिल्कुल ही नेग्लिजिबल रोल था। ठीक है, तो इसीलिए ये वाले तो खैर बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये वाली ना उसकी तस्वीर है, वो जो कुमार वाली बुक नहीं है, एक पता नहीं क्या नाम है उसका, वो जो इम्यूनोलॉजी की है, तो उसमें से ना एटलीस्ट जो पहले 10 चैप्टर हैं उनके एटलीस्ट फिगर ज़रूर देख लें। ठीक है, जब आप इम्यूनोलॉजी की फाइल करेंगे ना तो वो बड़े आपको हेल्प करते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। ठीक है, ये वाला पाथवे प्लीज़ ज़रूर करना है, ये एक बहुत पसंद का MCQ है इवन फॉर इम्यूनोलॉजी एज वेल, कि एंटीजन एंटीबॉडी कौन सा पाथवे किक स्टार्ट कराता है, तो वो क्लासिकल पाथवे किक स्टार्ट कराता है। बार बार डिफरेंट तरीक़ों से बात आई है, माइक्रो वाली फाइल में भी घुस गई है। अच्छा जी, लेटेंसी इज़ एन आउटकम पर्टिकुलरली ऑफ कौन से वाला वायरस। ठीक है, अच्छा अब ऐसे करते हैं, ज़रा पहले ना हम जल्दी पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये सारे हैं हमारे DNA वायरसेस। ठीक है, मोस्ट ऑफ दैम। अच्छा, इसमें जो पॉपुलर एक बात हम देखते जा रहे हैं, बड़ा एक फीचर कि लेटेंसी ऑलमोस्ट सब में है सिवाय 8 वाले में। ठीक है, कपोसी वाले की बेचारी लेटेंसी नहीं है, बाकी तो सबकी वो लेटेंट होने की कहीं ना कहीं बात कर रहा है। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स जो कि जिंजाइवोस्टोम मतलब अबव द वेस्ट हमने इसकी बात की थी ना, तो जिंजाइवोस्टोमाटाइटिस इस तरह के मसले, हर्पीस लेबियालिस, एनकेफेलाइटिस, केराटाइटिस, तो ये अबव द वेस्ट वाले ही गैंग्लिया में बैठेगा, यानी क्रेनियल गैंग्लिया में इसकी लेटेंसी होगी। जो 2 वाला होता था जो कि बिलो द वेस्ट हम कहते थे, तो बिलो द वेस्ट वाले में थोड़े वेस्टिश लेवल वाले ही आएंगे गैंग्लिया, तो यानी लंबर सैक्रल इसके हो गए। जो वेरिसेला जोस्टर हम करते हैं, ये भी बहुत पॉपुलर कि ये लेटेंट रह जाएगा, और फिर जिस बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ था उसके बाद वो लेटेंट होकर रह गया, और फिर जब वो बेचारा बुढ़ा शुड्ढा हुआ, उसकी इम्यूनिटी कहीं पे गिरी, तो उसने उसको बहुत हॉरिबल हर्पीस जोस्टर की इन्फेक्शन करा दी। तो वो बातें किस में होती थी कि क्यों उसमें ऐसे हुआ, क्योंकि या तो आपके क्रेनियल या थोरेसिक सेंसरी गैंग्लिया में वो लेटेंट बैठ जाएगा। ठीक है, और ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस का ये बड़ा पॉपुलर है कि बी सेल्स में, बी लिम्फोसाइट्स में जाके बैठ जाता है। साइटोमेगैलो का बहुत पॉपुलर मोनोसाइट में, इसीलिए साइटोमेगैलो की इन्फेक्शन के लिए जब आपने
किसी पेशेंट को खून देना है और आप स्पेशली ऑन द लुकआउट फॉर साइटोमेगालो हो, तो आप उसको क्या करोगे, खून को आप उसको लुको डिप्लीट करोगे। ये भी एक बड़ा एक वो ट्रांसफ्यूजन में पसंद का उसका रिपीटेड MCQ है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनमें से हमारे पास कौन सा मौजूद है। तो हमारे पास पूरे ऑप्शन में सिर्फ हर्पीज़ है जिसकी हमने लेटेंसी की बात की, ठीक है। और हर्पीज़ में हमने 2 बातें क्या की हैं, जो 1 है वो क्रेनियल में, 2 वाला लंबर और सैक्रल में बैठ जाता है, ठीक है। ओके, you have made a clinical diagnosis of meningitis in 50-year-old immunocompromised woman, ठीक है। immunocompromised woman meningitis, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट जब आपने किया तो आपका कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या इज द लाइकली कॉज? अब किसका होता था कि हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एड्स वाले पेशेंट में मेनिंजाइटिस का टॉप में ज़रूर सोचना शुरू कर देते थे, ये एक बडिंग यीस्ट है, तो ये तो पक्का हमारा कौन होता था। और कैप्सूल के लिए बड़ी पॉपुलर है, सो मच सो कि इसका कैप्सूल का ना सिर्फ लेटेक्स टेस्ट भी है बल्कि आप इंडिया इंक पे ये भी डिटेक्ट कर सकते हो, तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, ठीक है। ओके, फिर द पैथोजेनेसिस ऑफ विच डिजीज डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्सोटॉक्सिन। अच्छा, अब जरा देख, अगर पहले रूल आउट करने की जरा कोशिश करते हैं। देखें, जो स्कारलेट फीवर था उसमें तो हम बातें कर करके थक गए थे कि बैक्टीरियोफेज लेके आया वो वायरस, जिससे वो बैक्टीरिया लाइसोजेनाइज हो गया और एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन उसके अंदर आया और फिर ही उसने इन्फेक्शन, फिर ही वो स्कारलेट फीवर कराने की जो गिरा, वो जो पायोजनीज का स्ट्रेन था। तो एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन तो स्कारलेट फीवर का जो सुपर एंटीजन, हम उसको 1000 दफ़ा कह चुके थे, तो वो तो इसका तो है, तो ये तो नहीं हो सकता। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन वाज एन एक्सोटॉक्सिन, ये तो बेचारा बाय नेम ही आ गया। फिर जो बोचुलिनम का टॉक्सिन था, क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम वाला, तो वो भी हमने बड़ी पॉपुलर बात की थी कि इट इज़ एन एक्सोटॉक्सिन। जबकि टाइफॉइड में हम उसके पूरी हमने अभी साइकिल भी कर ली उसके पैथोजेनेसिस की, हमने किसी एक्सोटॉक्सिन का नहीं जिक्र किया, ठीक है। ओके, तो ये वाली बातें हो गई। और वैसे भी टाइफॉइड सल्मोनेला से होता है, तो सल्मोनेला GNR है, तो GNR के तो एक्सो थोड़ी होने। Which of the following clinical syndromes is associated with infection by, कहते हैं सारे पिकोरना वायरस से होते हैं एक्सेप्ट कौन। अब ज़रा पूरा करते हैं कि पिकोरने वाले थे कौन। तो पिकोरना से हमने एक बड़ा प्यारा याद रखना, ये फर्स्ट एड वाला, ये बड़ी ज़बरदस्त एक प्यारा दिया हुआ है कि पर्च से याद रखें, ठीक है। तो पर्च से हमने क्या क्या याद किया, पोलियो, एको, राइनो, कॉक्साकी और HIV। अब अगर हमें ये याद है तो इससे हम ज़रा बीमारियां भी इसकी लोकलाइज कर सकते हैं। तो अभी देखिए, हमने मायोकार्डिटिस में बड़ा पॉपुलर कॉक्साकी को हम कहते थे कि कॉक्साकी में मायोकार्डिटिस एक नहीं बात भूली और एक हैंड फुट माउथ डिजीज़ नहीं हमने बोला, ये तो हम उस वक्त से कहते जा रहे हैं। हेपेटाइटिस, चलो हेपेटाइटिस A वायरस कॉज करा लेता। मेनिंजाइटिस था, वो कहता है कि पोलियो, एको, कॉक्साकी जो तीनों एंटेरो वायरसेस हैं, मतलब पिकोरना के भी जो ये तीनों मेंबर्स हैं, ये तो बड़े पॉपुलर हैं कि ये सेप्टिक मेनिंजाइटिस कॉज कराएंगे, तो ये तो निकल गया। तो मोनोन्यूक्लियस तो एप्स्टीन बार वायरस की बात होती थी, वो इधर थोड़ी बात थी। और हेट्रोफिल एंटीबॉडी पॉजिटिव infectious mononucleosis. An individual is genetically unable to make J chains which immunoglobulin would be affected. हाँ, अच्छा, अब ये ना बात हम लोगों ने कल भी की थी, और कल हमने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि बताएं वो कौन है कि जब वो सर्कुलेशन में फिर रहा होता है, सॉरी जब वो सिक्रीशनों में रिलीज होता है तो एज अ डाइमर विद J चेन रिलीज होता है और म्यूकोसल सर्फेसिस पे होता है, और वो ऐसा आपके एपिथेलियल सेल से कंपोनेंट ले लेता है जो कि इसको प्रोटीएजों से बचाता है। तो ये किसकी हमने बात की थी, J चेन वाली, हमने IgA की बात की थी। फिर इसी तरह ये तो बेचारा डाइमर में फिर रहा है ना, एक इससे भी बड़ा बॉय है, वो है जो कि J चेन के साथ पेंटामर की फॉर्म में फिर रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सारी J चेन्स के साथ मिलके एक पेंटामर की फॉर्म वाला कौन है, M वाला। तो M और A ही हैं जो कि J चेन्स की बातों वाले थे। तो कहता है कि जो इंडिविजुअल J चेन्स नहीं बना सकता तो उसमें कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन इफेक्ट होंगे, M और A, ठीक है, M और A। टिक्स आर वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन फॉर ऑल एक्सेप्ट, आई थिंक ये MCQ को ये 5000 दफ़ा तो चेंज होके आ चुका है, लेकिन इसका अगेन हम उसी टेबल के पास जाएंगे। हमने क्या कहा था कि सबकी टिक है सिवाय एक येर्सिनिया पेस्टिस रैट फ्ली वाला। जुएं बार बार होती हैं, बुरीलिया रिकरेंट होती हैं ना जुएं, तो बुरीलिया रिकरेंटिस स्लाइस हो गया। जुओं के पास बड़ी पावर होती है, तो प्रावा जो पावर वाला प्रोवाज़ैकी है वो भी लाइस है, ठीक है। तो बाकी सारे ऑटो पे टिक हो गए। तो फॉर ऑल एक्सेप्ट, तो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, तो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर कौन कॉज कराता है, रिकेट्सी, तो नहीं, वो तो हमने ऑल टिक वालों में कहा हुआ है। टूलरीमिया, नहीं, टूलरीमिया भी हम लोगों ने उसको भी ऑल टिक वालों में डाल दिया था, हमने तो बस 3 एक्सेप्शंस याद की थी। लाइम डिजीज, नहीं, वो बुरीलिया बर्डर फिर है वो तो, ठीक है, लाइम डिजीज वाला। कौन बच गया, एपिडेमिक टाइफस। अब देखिए उसने पैथोजन के नाम नहीं बोले,
उसने देखा है कि बीमारी का नाम बोलता हूँ, देखता हूँ उसको पैथोजन का पता या नहीं पता, ठीक है। तो एपिडेमिक टाइफस हमारा किससे होता है, हमारा रिकेट्सिया प्रोवाज़ेकी, जिसकी हम लाइस होने की बात करते हैं, ठीक है। डायरिया कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फीकल ल्यूकोसाइट। तो इसमें भी एक हम बड़ा पॉपुलर टेबल देखते होते हैं, ये वाला, जिसमें हम इन्फेक्शियस डोसेस की बात करते थे, वो भी ज़रा बाद में रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन देखते हैं कि किस किस में ल्यूकोसाइट आते हैं, ज़रा मैच कराते हैं। अच्छा, परफेंजेंस की प्यारी बात है, परफेंजेंस मेरे ख्याल से स्टेबल में ही नहीं है, रोटा वायरस भी स्टेबल में नहीं है। रोटा वायरस वैसे एक नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया कॉज कराता है, ठीक है, तो वो तो ऑटो पे निकल गया। हमारे डीडीज में कौन आ गए, एक कंपाइलोबैक्टर आ गया और एक एंटेरोटॉक्सिजेनिक आ गया। तो एंटेरोटॉक्सिजेनिक का तो हम बस कहते थे कि सीधा सा सिंपल वाटरी सा ट्रैवल डायरिया कॉज कराता है, इसकी तो कोई बड़ी लीथल होने की कोई बात तो ऐसी हमने तो नहीं पढ़ी थी, देख लेते हैं। तो एंटेरोटॉक्सिजेनिक वाला जो इकोलाई था वो तो ल्यूकोसाइट नहीं बना रहा, जबकि जो हमारा कंपाइलोबैक्टर है उसमें ल्यूकोसाइट स्टूल आता है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या कहा था कि हम इसका 42 डिग्री पे उगने से साथ ही बात क्या याद रखेंगे कि इसका इन्फेक्शियस डोज 10⁴ है। वेब्रियो के हम वी की शेप से 7 का फिगर याद रखेंगे और हम कहेंगे इसका इन्फेक्शियस डोज 7 है। सैल्मोनेला शिगेला का तो हर किस नाकाबिले माफ़ी गुनाह है अगर भूला कि सैल्मोनेला 10⁵, शिगेला 10⁵, ठीक है। और कैंपालो का हमने कर लिया, किसका बच गया, यर्सीना को मिस करा देते हैं, हाँ। और O157 वाला जो इकोलाई है उसका लेकिन है 10⁻², विच मैचेस शिगेला, ठीक है। ये O157 का शिगेला जैसा है, जबकि जो आपका सादे वाला इकोलाई है उसका सिंपल 10⁻6 से लेकर 9 तक है। इसका मतलब काफ़ी बड़ा इन्फेक्शियस डोज है, वाइड रेंज है, ठीक है। तो कैंपाइलोबैक्टर वो था जिसमें फीकल ल्यूकोसाइट्स आए, ठीक है, जिसमें इन्फ्लेमेटरी इन्वेसिव वाला डायरिया हुआ। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन इन्फेंट्स इज, ये भी हम डिफरेंट तरह से एमसीक्यू हम कवर कर चुके हैं। वो कौन होता था जिसका हम कहते थे कि इन्फेंट में ब्रोंकियोलाइटिस की बात आए तो अंधाधुंध बस इस पर टिक कर देना, सोचना ही कोई नहीं है, वो था रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन इसमें तो हम ये सोचेंगे यार एडिनो भी तो कराता है नमोनिया, तो वाई नॉट। अच्छा, जो एडिनो है ना दैट इज मोर पॉपुलर फॉर कॉजिंग कंजंक्टिवाइटिस एंड फेरेंजाइटिस कंपेयर टू नमोनिया। हाँ ठीक है, कराता है, बट टॉप में वो फेरेंजाइटिस कंजंक्टिवाइटिस कराता है, ठीक है। टॉप ब्रोंकियोलाइटिस तो इसका टॉप का था, जबकि जो राइनो है, राइनो हमारा पॉपुलर नज़ला जुकाम के लिए, तो इसकी तो अपर रेस्पिरेटरी की बातें होगी ना। और जो कॉक्साकी था, कॉक्साकी में तो हम क्या बातें बस करते थे कि हमने यार 2 ही याद रखना है, एक हम मायोकार्डिटिस याद रखेंगे और एक हम हैंड फुट माउथ डिजीज याद रखेंगे, और माइक्रो वालों का हम छोड़ देते हैं कि चलो वो ये भी याद रखें कि ये पिकोरना वायरस फैमिली का मेंबर है और ये हर्पेंजाइना भी कॉज कराता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी कॉज बाय एडिनो वायरस। तो अभी हम लोगों ने कहा है कि ये हमने उसमें टॉप बातें क्या याद रखी हैं, कंजंक्टिवाइटिस और फेरेंजाइटिस, और लेकिन हमारी नॉलेज में हो कि हाँ ठीक है इट कॉजेज नमोनिया बट टॉप मोस्ट एजेंट नहीं है। और लेकिन किडनी खराब होने, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तो हमने कोई बात नहीं की। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं चाहूँगी कि हम लोग ज़रूर बात याद रखें, क्योंकि ये वायरो की फाइल में एक ऐसा एमसीक्यू है कि इसका ना हेमरेजिक सिस्टाइटिस नहीं भूलना, किधर गया, एक्यूट हेमरेजिक सिस्टाइटिस इसका नहीं भूलना, स्पेशली जब वो कहेगा कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट था और उसका हमने साइक्लोफॉस्फेमाइड पे भी वो नहीं था, जो कि हम सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है इस वजह से इसको हेमरेजिक सिस्टाइटिस हो रहा होगा। उसका बीके वायरस सेरोलॉजी भी करा ली, वो भी नेगेटिव थी, बीके वायरस भी नहीं है। तो आप अब क्या सोचेंगे, अब आप क्या बताएं, तो अब आप सोचते हो एडिनो वायरस, ठीक है। तो एडिनो वायरस का टॉप मोस्ट वो कराएगा फेरेंजाइटिस कंजंक्टिवाइटिस, फिर यस इट कैन कॉज नमोनिया बट इट इज़ नॉट द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नमोनिया, और एक्यूट हेमरेजिक सिस्टाइटिस भी कॉज कराता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज मोस्ट लाइकली कॉज बाय डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो डिलेड में हम क्या टीज हम बचपन से याद करते आए हैं, 4 टीज, कि टी सेल इन्वॉल्वमेंट होगी, आइदर CD4 CD8, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इसमें है, टीबी का तो खैर स्किन टेस्ट या टीबी की कोई बात भी हो, ठीक है। तो ये वाला मोंटू शोंटू, टचिंग का हम क्या याद करते थे, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। और हम क्या याद करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी के 1 2 3 4 ABCD, 1 इज एनाफिलैक्टिक एटोपिक वाला, 2 इज एंटीबॉडी मीडिएटेड, 3 इज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस वाला, एंड 4 इज डिलेड, ठीक है। और डिलेड में 4 T's हैं हमारे, ओके। अच्छा, इसमें ना ये प्लीज़ ये नहीं भूलना किधर गया ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ना मैं गलत करके आई थी, तो ये प्लीज़ मेरी तरह का अगर कोई बहुत फ़नी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के साथ काम कर देता होता है कभी एमसीक्यूज़ में, तो वो प्लीज़ ना भूले कि जब पॉइजन आईवी का जिक्र आएगा, निकल की बात आएगी, तो पता नहीं मैंने क्यों उसका 1 कर दिया था, आई गेस चीज़ का सोच के कि चीज़ के कुछ उसने टच किया तो उसको एलर्जी हो गई है, बट नहीं, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के पॉइजन आईवी की बातें, निकल एलर्जी, दिस इज टाइप 4, इट इज़ नॉट टाइप 1, ठीक है। तो मेरी वाली गलती नहीं करनी,
ओके, योर पेशेंट इज़ अ 20-year-old मैन विद यूरेथ्रल डिस्चार्ज। हमने इधर ही बात अगर हम रोकें, हम क्या कहते हैं कि यूरेथ्रल डिस्चार्ज हमने क्या 2 DDs रख लेने हैं, या नसीरा गनोरी पे अभी लेके जाएगा या क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस पे। ग्राम स्टेन जब आपने किया तो आपको न्यूट्रोफिल तो चलो ढेर सारे नज़र आ रहे हैं, बैक्टीरिया नहीं नज़र आ रहा। अगर नसीरा गनोरी होता तो आपको तो ढेर सारों इंट्रासेलुलर ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई नज़र आते। तो जब बैक्टीरिया नहीं नजर आ रहा तो व्हाट डज दिस मीन कि अब कौन है ये? तो ये क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस है जो आपका इंट्रासेलुलर होता है, तो आपको ग्राम स्टेन पे नजर ही कोई नहीं आता। इसकी तो आप जेम्सा पे फिर वो बॉडियां देखते हो, इंक्लूजन बॉडियां। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज द मोस्ट लाइकली कॉज? तो ये आपका क्लैमिडिया आएगा। प्रीवियस जब ऐसा MCQ आया था उसने कहा था कि आपको ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई नजर आए, तब हम लोगों ने नसीरा गनोरी पर टिक लगाया था। ठीक है। A 36-year-old man presents with focal nervous system के साइंस, उसका तो ब्रेन एब्सेस बन गया। द डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म इज एन एनारोब जो आपके मुंह के नॉर्मल फ्लोरा में मौजूद होता है। तो कौन इसको फिट करता है? अब देखें, जो नोकार्डिया है वो तो नॉर्मल फ्लोरा से खैर बिल्कुल ही होने से रहा। माइकोबैक्टीरियम नहीं, ये भी बिल्कुल भी नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता। सूडोमोनास यस ये होता है नॉर्मल फ्लोरा, बट ये तो स्किन और कोलन का होता है, ये मुंह में तो एज एन एनारोब तो खैर बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो ऑटो पे इधर से निकल गया। तो एक्टिनोमाइसिस का हमने तब भी बात की थी, किधर गया ये जिंजाइवल क्रेविसेस में, यानी मुंह में दाढ़ों में क्रेविसेस में ये अंदर छुप के जो बैठे होते हैं, उसमें हमने फ्यूजोबैक्टीरियम की ब्रेन एब्सेस की बात की थी, हम लोगों ने बैक्टीरियोइडिस की बात की थी प्रीवियस MCQ में, तब भी हमने ये टेबल देखा था। और एक्टिनोमाइसिस भी इसी वो हॉरिबल वाले ग्रुप में। ठीक है, तो इट इज़ नॉर्मल फ्लोरा, और इसीलिए इसकी वो हिस्ट्री है कि जब वो पंच शंच होगी तो ये जब उस जगह से हट के किसी और जगह पे आएगा तो ये लंपी जॉ इस तरह के मसले कॉज करा सकता है। ठीक है, और फिर डिस्चार्जिंग साइनसेस वगैरह बनेंगे और तबाहियाँ मचेंगे और येलो ग्रेन्यूल्स होंगे। ठीक है। A 23-year-old man recently started working in a sheep farm। अच्छा, शीप की बात हो गई है। ठीक है, शीप से हम एक ही बड़ा बंदा बात करते आ रहे हैं। शीप के बाद उसको नमूनिया हो गया, और शॉर्टली आफ्टर हेल्पिंग विद लैम्बिंग, यानी शीप के बेबी कराते हुए उसके बाद उसको नमूनिया हो गया। तो वो शीप के यानी एमनियोटिक फ्लूइड के एरोसोलों की अब शायद कोई बात लगता है हो रही है। His cough produces little sputum and a saline-induced sputum shows no predominant organism। ना ग्राम स्टेन पे कुछ नजर आ रहा है ना एसिड फास्ट पे। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड कि उसने ना ये पर्चुरेशन के प्रोडक्ट्स जो होते हैं कि जो पैदाइश और बेबी शीप के प्रोडक्ट्स थे, तो तब उन्हीं चीज़ों से उसने अक्वायर किया ये इन्फेक्शन। तो ये कौन होता है? ये कौन? हम बड़ा पॉपुलर एक एसोसिएशन बना रहे हैं, और हम इसमें ये लाइन भी है, ये टेबल भी हम देखते थे कि शीप में इनहेलेशन ऑफ एरोसोल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो ये कौन था? क्यू फीवर, जो कि कॉक्सेला बर्नेटी था। ओके, 8-year-old बॉय, फीवर, सोर थ्रोट। अब जरा इसका रिदम देखना। अल्सरेटिव लीजन इन माउथ, वेजिकुलर लीजन ऑन हैंड एंड फुट, यानी हैंड, फुट, माउथ का कोई डिजीज़ है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबल कॉज ऑफ दिस डिजीज़? तो हैंड फुट माउथ डिजीज़ हम उस वक्त से किसका कह रहे हैं? कॉक्साकी का। और हम कॉक्साकी की क्या बातें याद रखते हैं कि ये मायोकार्डाइटिस कॉज कराएगा। अच्छा, जब भी इस तरह, ये सिर्फ माइक्रो वालों के लिए मैंने लगाया क्योंकि मुझसे राउंड में एक दफ़ा पूछा था तो मुझे आते ही कोई नहीं था, ना पता था कि किस किताब में इस तरह प्यारा समराइज होकर लिखा हुआ है। तो इसमें माइक्रो वाले बस ये याद रखें कि हैंड, पाम्स एंड सोल्स में जो रैश वाली बात होएगी ना, तो उसमें आप लोगों ने कार्स याद रखना है। कॉक्साकी, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर एंड सेकेंडरी वाला सिफिलिस। ठीक है, ओके, ये वाली बातें हो गई। और हाँ ठीक है, सेकेंडरी सिफिलिस में क्या, जो हम कहते थे कि मैकुलोपैपुलर लीजन्स ऑन पाम्स एंड सोल्स, और यही वो था कि जिसमें कॉन्डोलोमेटा लाटा भी बनते थे। ठीक है, सेकेंडरी सिफिलिस। प्राइमरी में शैंकर, दूसरे में ये, तीसरे में गुमास। और हैंड फुट माउथ डिजीज को जरा देख भी लेते हैं। हैंड, फुट, माउथ। ठीक है, कॉक्साकी वायरस जो कि मायोकार्डाइटिस भी कॉज कराता है। एन इंडिविजुअल मोस्ट लाइकली टू डेवलप क्रॉनिक लिवर डिजीजेस। अब इस बात से पहले जरा हम लिविंसन की एक बड़ी सरप्राइजिंग बात पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि जो हेपेटाइटिस बी है ना, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ इन्फेक्टेड वाले नियोनेट्स विल बिकम क्रॉनिक कैरियर्स। ठीक है, तो बजाय के एडल्ट क्रॉनिक कैरियर बने, इसमें बहुत पॉपुलर है कि जो बेचारा बेबी नियोनेट है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम ही काफ़ी लेस कॉम्पिटेंट है, तो वो 90% क्रॉनिक कैरियर बन जाएंगे अगर इफ़ दे आर इन्फेक्टेड विद हेप बी। तो कहते हैं द मोस्ट लाइकली टू डेवलप क्रॉनिक लिवर डिजीजेस कौन? मतलब बड़ा बंदा 22 वाला, 26 वाला, 30 वाला विद येलो फीवर? नहीं। तो 1 month ओल्ड इन्फेंट विद हेपेटाइटिस बी की ये एक बहुत पॉपुलर बात है। समझो कि लिविंसन ने भी समझा कि यार मैं बोल्ड ही कर दूँ इसको। ठीक है, और क्रॉनिक कैरेज रिजल्टिंग फ्रॉम नियोनेटल इन्फेक्शन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद बड़ा हाई रिस्क ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अच्छा, अ प्रीमेच्योर इन्फेंट ऑन पैरेंटल हाई लिपिड फ्लूइड,
ठीक है। हाई लिपिड फ्लूइड यानी जो टीपीएन की नहीं जब भी बात होगी टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन की, क्यों? क्योंकि इससे आप लिपिड रिच खाने देते हो ना पेशेंट को। हैज़ डेवलप्ड सेप्टिसीमिया, कल्चर्स आउट ऑन, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ऑन ब्लड एगर। हाँ अच्छा, सिर्फ कह रहे हैं ब्लड एगर पे तभी ग्रोथ हुई जब आपने उसके ऊपर ऑलिव ऑयल डाल दिया। तो ऑलिव ऑयल से यानी आपने एक लिपिडी चीज़ डाल दी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली एजेंट? नॉन माइक्रो वाले बस ये याद रखें कि मलेसिया फरफर जो है ना वो लिपिड को पसंद करता है, और उसकी टिपिकल एक हिस्ट्री होगी कि वो पेशेंट टीपीएन ले रहा था, यानी पैरेंटल न्यूट्रिशन ले रहा था, क्योंकि उससे आप हाई लिपिड फ्लूइड्स देते हो ना, ठीक है, लिपिड इमर्जनी फ्लूइड्स आप देते हो न्यूट्रिशन के लिए। तो क्योंकि ये उस तरह की जगह पसंद करता है तो मलेसिया फरफर उधर उगेगा। माइक्रो वालों को पता हो कि जब इस तरह की इन्फेक्शन, इस तरह का वो हिस्ट्री देगा कि टीपीएन पे था, ये टीपीएन की लाइन मैंने आपको भेजी है, तो ज़रा कल्चर करके देखें कि वॉज इट कॉलोनाइज्ड और नॉट विद मलेसिया फरफर। तो आप क्या करोगे, ब्लड एगर पे आप ऑलिव ऑयल का ड्रॉप डालते हो, फिर आप ऊपर रोल करते हो प्लेट के उस कैथेटर को, उस लाइन को, तो मलेसिया फरफर उग जाता है एज पिन पॉइंट कॉलोनीज, ठीक है। इट इज़ अ लाइपोफिलिक यीस्ट, ठीक है। नॉन माइक्रो वाले बस ये याद रखें, टीपीएन की बात है, ऑलिव ऑयल की बात है, लिपिड वाली बातों के बड़े पसंद होने की बात हो रही है, तो वो मलेसिया फरफर है, जो कि आपका टीनिया वर्सी कलर भी कॉज कराता था, जिसे हमने बॉडी पे वाइट पैचेस बनते हुए देखे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलियीन एंटी फंगल? अच्छा, अब इससे पहले ना हम आंसर नहीं देखते, हम ज़रा पूरा एंटी फंगल्स को रिवाइज कर लेते हैं, मिनी समरी करते हैं, आज वैसे ही एंड हो जाएगा इंशाल्लाह, तो ज़रा फुल पक्का करके जाते हैं। हम बात करते होते थे सबसे बाहर से, तो सबसे बाहर है सेल वॉल, तो सी से सेल वॉल, सी से कैस्पोफंगन। तो कैस्पोफंगन की क्या ड्रग क्लास है? एकाइनोकैंडिन्स, ठीक है। तो ये हमने पके यानी एनिडुला फंगन, माइका फंगन, सारी फंगन शंगन जो है ये बाहर सेल वॉल पे एक्ट करती हैं। थोड़ा सा ज़रा अंदर जाते हैं मेम्ब्रेन की तरफ। अच्छा, अब मेम्ब्रेन में ना, मेम्ब्रेन किससे बन रही है? मेम्ब्रेन बन रही है अर्गोस्टेरोल से। तो इसके ज़रा सिंथेसिस की बेस पे चलते हैं। तो अर्गोस्टेरोल किस तरह बनी कि सबसे पहले था स्क्वालिन, स्क्वालिन कन्वर्ट होना था स्क्वालिन एपॉक्साइड में थ्रू स्क्वालिन एपॉक्साइडेज। तो जो पहला स्टेप था जहाँ पे टर्बो लगनी थी, तो टर्बिनाफिन ने पहला स्टेप स्टॉप करा दिया। फिर क्या होता था कि स्क्वालिन एपॉक्साइड, चलो अगर इधर नहीं उसने काम कराया, तो वो लैनोस्टेरोल में तब्दील होता था, लैनोस्टेरोल अर्गोस्टेरोल बनाता था। किस एंजाइम से? 14 अल्फा डीमेथाइलेज। और हाँ, इधर एक ये बात हम भूल गए कि सेल वॉल सिंथेसिस में बीटा डी ग्लूकैन सिंथेटेज एंजाइम था, जो कि ये दवाइयाँ स्टॉप करा रही हैं, ठीक है। और इधर 14 अल्फा डीमेथाइलेज है, जो कि अर्गोस्टेरोल बनाता था। तो देखिए अर्गोस्टेरोल ना, तो अर्गोस्टेरोल के बनने को कौन स्टॉप करा रहा है? जो उससे राइम कर रहा है, एजोल, अर्गोस्टेरोल एजोल, जैसे कीटोकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, एजोल्स सारे जो हैं। फिर इन्होंने तो इसका सिंथेसिस ही रोक दिया ना। फिर एक वो है कि जब चलो बन तो जाता था अर्गोस्टेरोल, लेकिन वो दवाई अर्गोस्टेरोल के साथ बाइंड करके ना उसको खोल डोल के उसमें पोर्स बना देती थी। तो पी फॉर पोर्स, पी फॉर पोलियीन हमने याद रखा था, और पोलियीन से हम इसकी राइमिंग याद करते थे, एम्फोटेरेसीन निस्टेटीन। तो जब वो हमें कह रहे हैं कि क्या इज अ पोलियीन एंटी फंगल यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन, तो वो हमने एम्फोटेरेसीन बी कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये ना माइक्रो वालों को बस पता हो कि ग्राइसोफल्विन जो है माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस को स्टॉप कराती है, ठीक है। ग्राइसोफल्विन माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस को स्टॉप कराती है। फंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिफरेंशिएट्स फंगल सेल फ्रॉम ह्यूमन सेल? अच्छा, एटीएस तो हम दोनों के पास है, ये तो हमारी मैची बात है फंगस के साथ। प्रेजेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी हम दोनों की मैची बात है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट का होना तो प्लांट की बात होती है, तो ना फंगस की होती है ना ह्यूमन की होती है। अर्गोस्टेरोल एज अ मेजर मेम्ब्रेन स्टेरोल, तो हाँ यस, जो अर्गोस्टेरोल है, अर्गोस्टेरोल तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंगसों में है, ठीक है। हमारे वाले में तो कोलेस्ट्रोल होता है, तो ये हम इस लिहाज में हम उससे डिफरेंट है। अ वुमन विजिटेड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अफ्रीका, और अब वो बेचारी विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ आ गई है, अफ्रीका गई है, विजुअल इम्पेयरमेंट हुई है, सेंसेशन ऑफ समथिंग मूविंग इन द आई, तो आंखों में कुछ नजर आना से यार हम सोचते थे यार ये लोअर लॉ की बात होगी। अब जरा आगे रिलेट करते हैं कि इज इट लोअर लॉ? तो शी वॉज बिटन बाय ब्लैक फ्लाइज, नहीं। अब अगर लोअर लॉ होता फिर तो मैंगो फ्लाई का जिक्र होता। तो वो कौन था कि जो हम ब्लैक फ्लाई का जिक्र करते थे, जो कि सिमोलियम स्पीशीज थी, उसमें हम ये भी कहते थे कि सबक्यूटेनियस नोड्यूल बनेंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता अंधा होता जाएगा। तो ये किसका हम कोरिलेट बनाते थे, और उसमें हम ये वाली तस्वीर भी देखते थे जिसमें हमने प्रीवियस एमसीक्यू में कहा था कि उस बंदे की लेपर्ड स्किन भी बन जाएगी, स्किन डीपिगमेंटेशन भी होगी। तो ये सिमोलियम स्पीशी ब्लैक फ्लाई किसमें होती थी? रिवर ब्लाइंडनेस, जो कि ऑन्कोसर्कियासिस होता था। अगर वो खाली इधर तक बात कर देता ना कि मूविंग इन द आई और मैंगो फ्लाई का कोई ना कोई जिक्र कर देता, तो फिर मैं लोहा कर देती। बट ये जो उसने सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स का बनना, जिसमें हम हमेशा एक ये तस्वीर देते थे कि वर्म्स स्किन के अंदर आ गए
वर्म्स तो खैर नहीं, माइक्रोफिलेरी आ गए और उन्होंने इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज कराया और आपके स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस इस तरह के नोड्यूल्स बनना शुरू हो गए, स्किन रैश हुआ, डीपिगमेंटेशन हुई, आप अंधे होते गए, ठीक है। तो ये सारा कुछ वॉज ड्यू टू रिवर ब्लाइंडनेस। ओंको सर का हम लोगों ने तब भी किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज ट्रांसमिटेड बाय मोटाइल ट्रोफोजाइट फॉर्म। तो ये अच्छा, इसका ना एक और पॉपुलर ये भी बात है कि प्रोटोजोआ में से ये एक हुआ कि जिसकी सिस्ट फॉर्म है ही कोई नहीं, इसकी है ही सिर्फ ट्रोफोजाइट फॉर्म। और कौन और क्यों इसकी सिर्फ ट्रोफोजाइट फॉर्म है? क्योंकि देखें इसका तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है ना, इसमें फेवरेबल टू फेवरेबल में जाना है। ये तो कभी एनवायरनमेंट में पड़ा ही ना रहा जो इसकी वो सख्त वाली सिस्ट फॉर्म बन जाती, ठीक है। तो एक तो इसका ये पॉपुलर एमसीक्यू है। अब ज़रा रूल आउट करते हैं। जब एलेंटिडियम कोलाई, इसको तो खैर छोड़ ही दें। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, तो नहीं, एंटामीबा हिस्टोलिटिका भी हम कहते थे कि ये तो सिस्ट वाली फॉर्म होती है जो कि एसिड को रेजिस्ट करेगी तो आएगी। ट्रोफोजाइट होता था वो तो बेचारा सिस्ट, वो तो एसिड से तबाह हो जाता। सेम विद जार्डिया लैम्ब्लिया एज वेल, वो भी तबाह बर्बाद हो जाता आपके स्टमक एसिड से। हाँ, ट्रिकोमोनास वैजिनैलिस, जिसकी एक पॉपुलर बात यही थी कि उसकी जो जर्की मोटिलिटी वाला ट्रोफोजाइट है, ट्रोफोजाइट इज द ओनली एग्जिस्टिंग फॉर्म एंड द इन्फेक्टिव फॉर्म, ठीक है। Which of the following protozoan is free living and is such that its acquisition does not indicate fecal contamination? अच्छा, एक ना पहले तो वो सिंपल सी बात कर रहा है कि एक ये फ्री लिविंग है, ठीक है। फ्री लिविंग कुछ एक स्पेशली आते हैं और स्टूल में नहीं है। तो नीचे से अगर चलें, एंटामीबा कोलाए, डाई एंटामीबा फ्रेजिलिस और एंटामीबा हिस्टोलिटिका, तो एंटामीबास ने तो स्टूल में ही आना था, तो ये तो इधर से निकल गए। जबकि जो आपका अकैंथामीबा है, अकैंथामीबा तो स्टूल में नहीं आता ना, वो स्टूल से उसका कोई ट्रांसमिशन होता है, बल्कि उसका तो होता है कि अगर उसका आप सिस्ट या आप उसका ट्रोफोजाइट कर लो, इनहेल कर लो आप, या वो उस पानी में आ जाए जहाँ पे आपने अपने कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह लगे हुए थे, या आपने उस पानी में स्विमिंग कर ली जहाँ पे ये फिर रहा था तो उसने आपकी आंख में आके केराटाइटिस कॉज करा दिया, ठीक है। और या जब आपने उसको इनहेल कर लिया तो और आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे तो उसने आपको इनहेल करके वो आपके ब्रेन में चला गया और उसने ग्रैनुलोमैटस अमीबिक एन्केफेलाइटिस कॉज करा दिया। तो स्टूल में तो इस पूरे सिलसिले में कोई जिक्र नहीं आया, ठीक है। चाहिए ना, एक मैंने मिनी माइक्रो वालों के लिए पानीकर का टेबल लगा भी दिया। ये एक पॉपुलर क्लासिफिकेशन है कि इंटेस्टाइनल कौन से हैं, फ्री लिविंग कौन से हैं। अच्छा, जो हम जानते पहचानते हैं ना सारे, हिस्टोलिटिका, डिस्पार, कोलाए, हार्टमैनाए, एंडोलेमेस नाना, आइडोमीवा बुशलाए, ये सारे इंटेस्टाइनल वाले हैं। और इंटेस्टाइनल वाले आर ऑल नॉन पैथोजेनिक एक्सेप्ट हिस्टोलिटिका, जिसका टॉप पे नाम है, जिसके 4 न्यूक्लिया हैं। कोलाए इज नॉन पैथोजेनिक। और जो फ्री लिविंग है वो नैब है, निगलेरिया, अकैंथामीबा और बेलामोथिया, ठीक है। और दे आर ऑल पैथोजेनिक, ठीक है। तो ये बस एक माइक्रो वालों के लिए जो एक बात पूछी जाती है, ठीक है। ओके, वाह, द एंड हो गया, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप करती हूँ।